हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर पर छापेमारी का दृश्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। चीख पुकार एक दूसरे पर हावी हो रही थी। कुछ ही समय पहले उच्च पद के अधिकारियों के पास बहुत अधिक शक्ति थी, अब उन्हें आम लोगों ने धूल में मिला दिया। महिलाओं के लिए तो यह और भी अधिक अमित्र था। जियो येयांग दाओ हुआ की आंखें खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे उस जगह से दूर ले गया। रास्ते में दाओ हुआ और सु शियू दोनों खामोश हो गए। अभी अभी उन्होंने आधिकारिक परिवारों की कई युवा महिलाओं को देखा था जिनके साथ उन्होंने एक बार बातचीत की थी और चाय साझा की थी। वे पहले जितने गौरवशाली थे अब उतने ही अभागे थे। इससे वे दोनों काफी व्यथित महसूस करने लगे। अचानक सड़क से हंगामे की आवाज आई। ब्रोकेड पहने एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर सड़कों पर बुरी तरह से फर्राटा भर रहा था। पागल सैनिकों का एक समूह उसका पीछा कर रहा था। भीड़ को सभी दिशाओं में बिखरा हुआ देखकर जियो येयांग ने तुरंत दाओ हुआ को अपनी बाहों में ढाल लिया। जैसे ही ब्रोकेड पहने हुए व्यक्ति और सैनिकों के बीच दूरी बढ़ती गई, अचानक हुश एक तीर हवा में उड़ गया और उस व्यक्ति की पीठ पर घातक तरीके से वार किया। ब्रोकेड वाला आदमी भी एक सख्त चरित्र वाला था। यहाँ तक उसकी पीठ में एक तीर लगने के बावजूद उसने अपने दांत भींच लिए और अपने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ाया। टकराना। जैसे ही वह सड़क से भागने वाला था, सड़क के अंत में अचानक एक आकृति प्रकट हुई और उसने सरपट दौड़ते घोड़े पर हथेली से प्रहार किया। घोड़ा सीधे जमीन पर गिरा दिया गया। घोड़े पर सवार व्यक्ति उछलकर सड़क पर जा गिरा। यान वेंताओ ने टिप्पणी की, इस आदमी की आंतरिक मार्शल आर्ट ने पहले ही कुछ महारत हासिल कर ली है। जियो येयांग ने सिर हिलाया, यह व्यक्ति भी जिनलिंग गार्ड से है। उसका नाम हेंग वेन है और कमांडर उसका बहुत सम्मान करता है। उसका चेहरा याद रखें, हम निश्चित रूप से भविष्य में उससे मिलेंगे। यान वेंताओ और यान वेनकाई ने स्वीकृति में सिर हिलाया। जल्द ही सैनिकों की एक टुकड़ी आ गई। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और जरीदार वस्त्र पहने व्यक्ति को अपने वश में कर लिया। अपनी गर्दन पर ब्लेड रखकर ब्रोकेड पहने व्यक्ति 3 बार जोर से हंसा, फिर हेंग वेन की ओर नाराजगी से देखा। मुझसे कोई जानकारी प्राप्त करने के बारे में सपने में भी मत सोचना, उसने ऐलान किया। फिर उसने अपनी गर्दन पर ब्लेड से जोरदार वार किया, जिससे उसका अपना गला कट गया। जियो येयांग ने तुरंत दाओ हुआ की आंखों को ढक लिया और स्थिर स्वर में कहा, चलो इस जगह को छोड़ दें। सु शियू के पैरों को रास्ता देते देख यान वेनकाई ने तुरंत उसे उठाया और जियो येयांग और दाओ हुआ के पीछे तेजी से चल दिया। जब तक वे ग्लास स्टो तक नहीं पहुंचे तब तक सु शियू को खुद की याद नहीं आई। उसे डरा हुआ देखकर यान वेनकाई को बेहद दोषी महसूस हुआ। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बाहर नहीं लाता। इन शब्दों ने तुरंत जियो येयांग की ओर ध्यान आकर्षित किया। दाओ हुआ इतनी डरी हुई नहीं थी कि उसके पैर कमजोर थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अभी भी प्रभावित थी और पूरे रास्ते चुप रही थी। जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखा। अगले कुछ दिनों में परिसर कुछ हद तक अराजक होने की संभावना है। जितनी जल्दी हो सके हुइनिंग संप्रदाय में लौटना सबसे अच्छा होगा। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, मैं इस बारे में अपनी माँ से बात करूंगा। एक पल रुककर उसने कहा, क्या आप यहीं रह रहे हैं? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया, लोगों को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक बार जब हमारी वापसी का समय निश्चित हो जाए तो मुझे बताएं और मैं आपके साथ चला जाऊंगा। दाओ हुआ में ऊर्जा की कमी देखकर जियो येयांग ने यान वेनकाई की ओर रुख किया। आप मिस्सू को वापस ले जाएं, अपनी चाची को ढूंढें और फिर दाओ हुआ के लिए वापस आएं। यान वेनकाई ने सिर हिलाया और सु शियू को सु परिवार में वापस ले जाने के लिए सु होनगक्सिन और यान वेंटाओ के साथ चले गए। एक बार जब वे चले गए तो दाओ हुआ ने जियो येयांग से पूछा, इतने सारे अधिकारियों को एक साथ क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या यह उस सूची के कारण था? जियो येयांग ने सिर हिलाया। दाओ हुआ ने अपनी चिंता व्यक्त की, आपकी पहचान से समझौता नहीं किया गया है क्या? 8 प्रिंसेस पार्टी के इतने सारे लोगों को एक साथ हटा दिए जाने से वह निश्चित रूप से आप पर कठोर प्रहार करेंगे। जियो येयांग ने फीकी मुस्कान दी, चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। अभी राजकुमार के पास झोंकझू में मामलों की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं है। दाओ हुआ ने और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बैठने के बाद यान वेंताओ और यान वेनकाई मैडमली के साथ लौट आए और दाओ हुआ उनके साथ ली निवास की ओर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठ गया। सु परिवार अध्ययन। बूढ़े मास्टर सु ने बटलर द्वारा इकट्ठा की गई जब्ती के प्रभारी अधिकारियों की सूची को देखा, उसकी भौहें कस गईं। तीसरे मास्टर सु और सु होंगवेक्सिन से बात करने में उन्हें काफी समय लगा। भगवान का शुक्र है कि हमारे परिवार की शादी यान परिवार से हो गई है।
उसके कहने का मतलब यह था कि सौभाग्य से उस लड़के यान वेंकाई को शिव पसंद आ गया और उसने उन्हें स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया, जिससे वे सही निर्णय ले सकें। उन्होंने समय पर उस शाखा को त्याग दिया जो 8 प्रिंसेस पार्टी से जुड़ी थी, अन्यथा उनका परिवार आज जब्त किए गए परिवारों की सूची में होता। जिन परिवारों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, उनकी भयानक स्थिति देखकर सु होनबक्सिन के चेहरे पर भी बेहद राहत दिखी। पूर्व प्रतिष्ठित अधिकारियों और कुलीन परिवारों को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता था। मैडम ली चिंतित थी कि निंगमैन प्रांत भी संकट में हो सकता है। उन्होंने ली निवास लौटते ही दाव हुआ और कुछ अन्य लोगों को सामान पैक करने को कहा और अगली सुबह जल्दी वापस जाने की तैयारी की। सौभाग्य से निंगमैन प्रांत अधिक प्रभावित नहीं हुआ, केवल एक तोनगजी का घर जब्त किया गया, अन्य अधिकारियों को फंसाया नहीं गया। यान निवास। जिस दिन मैडम ली लौटी, यान झिगाओ जल्दी कार्यालय से निकल गई। जल्दी बताओ, प्रांतीय सरकार की स्थिति कैसी है? जैसे ही वह मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, यान झिगाओ ने मैडम ली से तत्काल पूछते हुए नौकरों को बर्खास्त कर दिया। मैडम ली ने यान झिगाओ को उन अधिकारियों की सूची की जानकारी दी जिनके घरों को प्रांतीय सरकार ने जब्त कर लिया था। सुनने के बाद यान झिगाओ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। सम्राट वास्तव में 8 राजकुमारों पर सख्ती से हमला कर रहा है। मैडम ली, जब तक हमारे परिवार को फंसाया नहीं जाता, मुझे 8 राजकुमारों की परवाह नहीं है या नहीं। जब्त किए गए घरों की महिलाओं के भाग्य के बारे में सोचकर मैडम ली को ठंड लग गई। यान झिगाओ, हमें इस अवधि के दौरान अपने आवास में नौकरों पर लगाम लगानी चाहिए ताकि गपशप को बढ़ावा न मिले। मैडम ली ने सिर हिलाया, मैं समझती हूँ। झेंझो, फैंक्सी और जिगून प्रांतों में अधिकारियों की बड़ी सफाई ने पूरी अदालत और सरकार को हिलाकर रख दिया। ऐसा नहीं था कि अधिकारियों को इस बात की चिंता थी कि उनमें से कौन सा जब्त कर लिया गया है, उन्हें चिंता इस बात की थी कि उन्हें पहले से इसका कोई संकेत नहीं मिला था। जब तक उन्हें पता चला, सम्राट ने प्रतिस्थापन अधिकारियों की सूची पहले ही तय कर ली थी, जिससे उन्हें अपनी नियुक्ति करने का कोई मौका नहीं मिला। सम्राट के तरीके अधिक से अधिक निर्णायक होते जा रहे हैं। अधिकारियों के दिलों में सम्राट के प्रति भय और भी गहरा हो गया। खबर सुनकर महारानी डोवेगर भी एक लंबी आह छोड़ने से पहले काफी देर तक चुप रही। फिर उसने एक विश्वसनीय बूढ़ी नौकरानी को ड्यूक चेंग एन के निवास पर एक संदेश के साथ भेजा, जिसमें ड्यूक को निश्चित रूप से जियांग परिवार के युवाओं पर लगाम लगाने का निर्देश दिया गया। सम्राट को अब जियांग परिवार की आवश्यकता नहीं थी और वह 8 राजकुमारों से भी निपट सकता था। यदि जियांग परिवार पहले की तरह बेलगाम रहा, तो देर सबेर सम्राट की तलवार अनिवार्य रूप से उनकी ओर मुड़ जाएगी। इस बार यह कहा गया है कि जिनलिंग गार्ड ने फिर से महान योगदान दिया है। सुबह की अदालत के बाद जिनलिंग गार्ड के कमांडर शिव जियांगचेन ने विभिन्न निगाहों को अपने ऊपर पड़ने दिया। बिना तिरछी नजर डाले जिनलिंग गार्ड कार्यालय की ओर वापस चले गए। हिंग वेन को वापस आते देख शिव जियांगचेन ने तुरंत सभी को बाहर कर दिया जब तक कि कमरे में केवल वे दोनों ही नहीं बचे। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, क्या आपने पता लगाया है कि क्या प्रिंस निवास का व्यक्ति वास्तव में सम्राट द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कमांडर अन्वेषक है? हिंग वेन ने आत्मनिंदा की झलक दिखाई, हे प्रभु, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे पता नहीं चला। शिव जियांगचेन ने भौहें चढ़ाई, यह कैसे हो सकता है? हिंग वेन, मैंने लिटिल प्रिंस को भी नहीं देखा था, और मैंने झोंगझू जिनलिंग गार्ड कार्यालय में लोगों से भी पूछा, उन सभी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी कमांडर जियोक को नहीं देखा है। शिव जियांगचेन चुप था, क्या यह वास्तव में राजकुमार निवास का छोटा राजकुमार नहीं हो सकता? हिंग वेन ने कहने से पहले झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। मैंने यह भी सुना है कि लिटिल प्रिंस किस तरह का व्यक्ति है। वह ऐसे व्यक्ति की तरह प्रतीत नहीं होता है जो झोंगझू, फैंक्सी और जिगून में 8 प्रिंसेस पार्टी के सभी सदस्यों को एक झटके में पकड़ने की योजना तैयार कर सके। शिव जियांगचेन ने अपने भरोसेमंद अधीनस्थ की ओर देखा, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बढ़ावा दिया था। यहाँ तक आप अपनी आंखों से जो देखते हैं वह भी सच नहीं हो सकता है। सुनी सुनाई बातों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे हमेशा लगता है कि यह छोटा राजकुमार बहुत शांत है। माँ परिवार कुलीनता की ओर बढ़ रहा है, एक अतिरिक्त भाई प्राप्त कर रहा है। इस घटना को कोई भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। अकेले ही वह व्यक्ति कौन था जो बचपन से ही हिंसक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था? हर कोई उसे एक दृश्य बनाने के लिए बीजिंग वापस आते हुए देखने का इंतजार कर रहा था, फिर भी उसकी ओर से कोई नजर नहीं आया। बस यही तथ्य काफी संदेहास्पद था। उसी समय कई अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की बातचीत हो रही थी। घरों पर छापे से काफी अशांति हुई। नवंबर आने तक झोंगझू में सभी अधिकारी बहुत चिंतित थे, और नवनियुक्त अधिकारियों ने एक के बाद एक अपना पद संभालना शुरू कर दिया, जिससे अंततः सभी लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे।
यान निवास। एक नौकरानी को आंगन में बर्फ साफ करते हुए देखकर दाहुआ जड़ी बूटियों के साथ अपने काम में वापस जाने से पहले थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। वांग मनमन और गयू लिक्सिया उसकी सहायता कर रहे थे। वांग मनमन, मिस, क्या हमें सचमुच इतनी सारी गोलियां तैयार करने की जरूरत है? दवा बनाते समय दाहुआ का हाथ रुक गया। माफ करने से बेहतर है सुरक्षित रहना। मूल रूप से उसने सोचा था कि जियो येयांग अपने तीसरे भाई और चौथे भाई के साथ बाहर अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के बाद वापस लौट सकेंगे और कुछ देर आराम कर सकेंगे, लेकिन प्रांतीय राजधानी से लौटने पर वे और भी व्यस्त हो गए। उसके दोनों भाई लगातार कई दिनों से घर नहीं लौटे थे। इससे दाहुआ कुछ चिंतित हो गया। वह केवल इतनी ही थी कि वह बाहर के मामलों में मदद कर सकती थी, इसलिए वह केवल उनके लिए अधिक जिनसेंग फोर्टिफाइंग गोलियां, स्लीपिंग पाउडर, सुगंधित गोलियां और अन्य सामान्य दवाएं तैयार कर सकती थी। दाहुआ की चिंताओं की जल्द ही पुष्टि हो गई। उसी शाम यान झिगाओ ने अदालत में अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद बहुत परेशान होकर वापस आया और अपने परिवार से कहा, उत्तरी सीमा पर एक और युद्ध छिड़ गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जिया तेंग की सेना ने कुछ महीने पहले टाटर्स की मुख्य सेना को पीछे नहीं हटाया था? दाओहुआ ने अचंभित होकर कहा। यान झिगाओ ने अपना सिर हिलाया। विशेष विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन टाटर्स ने निश्चित रूप से वापसी की है। चूंकि उत्तरी सीमा आखिरकार काफी दूर थी, इसलिए अगर युद्ध छिड़ भी जाता तो भी लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होता। इसलिए खबर सुनने के बाद उन्होंने बस थोड़ी देर के लिए आह भरी और फिर इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। हालांकि नवंबर के मध्य में प्रवेश करते हुए जैसे ही निंगमैन दर्रे पर तैनात सैनिकों को उत्तरी सीमा पर पुनर्निर्देशित किया जाने लगा, लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वहां स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। आप क्या कह रहे हैं? आप फिर से उत्तरी सीमा पर जा रहे हैं? मुख्य प्रांगण में यान झिगाओ और मैडम ली शीर्ष पर बैठे थे, जबकि यान वेनशियू और दाहुआ नीचे बैठे थे। चारों आश्चर्य से यान वेनकाई और यान वेंटाओ को देख रहे थे। यान झिगाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस बार क्या? यान वेंताओ ने कहा, उत्तरी सीमांत में संघर्ष का अचानक पुनरुत्थान 8 प्रिंसेस पार्टी की टाटर्स के साथ मिली भगत के कारण है। इस पर यान झिगाओ और अन्य लोग चौंक गए। मैडम ली को यह स्वीकार करना कठिन लगा। यह कैसे हो सकता है? राजकुमार डेक्सिया का राजकुमार है, वह अपने ही लोगों से लड़ने के लिए विदेशी जनजातियों के साथ कैसे मिली भगत कर सकता है? यान वेंकाई ने उपहास करते हुए कहा, राजकुमार को लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। पिछली बार हमने झोंगझोउ, जिगुंग और फैंक्सी में राजकुमार के बहुत सारे प्रभाव को साफ कर दिया था, जिससे वह चिंतित हो गए थे। वह सत्ता के लिए देश के हितों का बलिदान दे रहे हैं। यान वेंताओ ने यान झिगाओ से कहा, अंकल, यह हमारे लिए अपना नाम बनाने का एक अच्छा अवसर है। यान झिगाओ, आप वहां क्या करेंगे? यान वेंताओ, ऐसे लोग हैं जिन्हें 8 प्रिंसेस पार्टी ने उत्तरी सीमांत के सैनिकों के भीतर बैठाया है। हमारा काम उन्हें जड़ से उखाड़ना और टाटर्स पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है। इस पर यान झिगाओ, मैडम ली और जियो यान के साथ सभी भौहें चढ़ा बैठे। यह एक कठिन कार्य था और साथ ही अत्यधिक खतरनाक भी। कुछ देर सोचने के बाद दाओहुआ ने पूछा, क्या तुम्हें जाना चाहिए? यान वेंताओ थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और फिर दृढ़ता से कहा, मैं यह मौका लेना चाहता हूं। यान वेनकाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर उसने यान झिगाओ और मैडम ली की ओर गंभीरता से देखा। पिता, माता, कृपया तीसरे भाई और मुझे जाने दें। मुझे पता है कि आप हमारी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, लेकिन हमने आंतरिक मार्शल आर्ट में कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपना ख्याल रखने में सक्षम होना चाहिए। आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यान झिगाओ और मैडम ली ने एक दूसरे को देखा, दोनों झिझक रहे थे। दाओहुआ ने फिर पूछा, क्या जियो येयांग भी जा रहा है? यान वेंताओ ने अपना सिर हिलाया। येयांग इस बार नहीं जा रहा है, उसे यहाँ अन्य मामलों पर भी ध्यान देना है। दाओहुआ और भी अधिक चिंतित हो गया, सिर्फ आप दोनों जा रहे हैं? यान वेंताओ ने दाओहुआ की ओर देखा। दाओहुआ, तीसरा भाई समझता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हें लगता है कि येयांग के साथ वेनकाई और मैं सुरक्षित रहेंगे, लेकिन क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? वेनकाई और मैं हमेशा येयांग की सुरक्षा में छिप नहीं सकते। देर सबेर हमें खुद ही हमला करना होगा, है ना? दाओहुआ चुप हो गया। यान वेनकाई और वेंताओ को देखने से पहले यान झिगाओ काफी देर तक शांत रहा। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? वेंताओ और यान वेनकाई ने एक ही समय में सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। हमने इस पर विचार किया है। यान झिगाओ ने थोड़ी आत्मग्लानि महसूस करते हुए आह भरी, हमारे परिवार की नींव बहुत उथली है और हमारी विरासत बहुत कम है।
हमारे पास आप भाइयों को प्रदान करने के लिए प्रचुर संसाधन नहीं है, अब आप केवल प्रयास करने और लड़ने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं। यह सुनकर यान वेनशियू के चेहरे पर शर्म की छाया दिखाई दी। यान परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए था, फिर भी अब उसके दो छोटे भाई नेतृत्व कर रहे थे। यान वेनकाई तुरंत हंसे, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हमारा परिवार छात्रवृत्ति से शुरू हुआ था और चूंकि मैं और तीसरा भाई मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, भले ही हमारे पास संसाधन हो, हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। वेंताओ ने भी सहमति में सिर हिलाया। यान झिगाओ ने और कुछ नहीं कहा। मैडम ली ने उसकी सहमति देखकर अपने होंठ हिलाए। विरोध के शब्द कई बार उसके मुंह में घूमे, लेकिन दोनों बच्चों की दृढ़ आंखों को देखकर वह असहाय होकर उन्हें वापस निगल गई। माता पिता की सहमति देखकर दाओहुआ ने पूछा, तीसरे भाई, चौथे भाई, आप कब जा रहे हैं? यान वेनकाई ने कहा, कुछ दिनों में हम निंगमैन दर्रे से उत्तर की ओर जाने वाले सैनिकों के साथ प्रस्थान करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने मैडम ली की ओर मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में अगर कोई मेरे और तीसरे भाई के बारे में पूछे तो माँ उन्हें बता सकती हैं कि हम सेना में शामिल होने गए हैं। दाओहुआ ने पूछा, तीसरे भाई, चौथे भाई, तुम्हें क्या चाहिए? माँ और मुझे बताओ ताकि हम इसे तुम्हारे लिए तैयार कर सकें। मैडम ली तुरंत सहमत हो गई। हाँ हाँ हाँ, इस बार आप उत्तरी सीमा पर जा रहे हैं और हम नहीं जानते कि आप वहां कितने समय तक रहेंगे। हमें पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। यान वेनकाई ने हंसते हुए कहा, माँ, बड़ी बहन, आपको इतना व्यस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बहुत अधिक सामान तैयार करेंगे तो इसे अपने साथ ले जाना आसान नहीं होगा। हालांकि वेंताओ ने दाओहुआ की ओर देखा, वास्तव में वहां कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। दाओहुआ ने पूछा, यह क्या है? वेंताओ ने उत्तर दिया, पिछली बार मिशन पर डॉग जियाओकी ने बहुत मदद की थी। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यान वेनकाई को भी शिकारी कुत्ते की याद आई। हाँ हाँ हाँ, मेरे लिए भी एक लाओ। पिछली बार यदि पीछा करने में डॉग जियाओकी की मदद नहीं होती तो 8 प्रिंसेस पार्टी की कई बड़ी मछलियां भाग जाती। दाओहुआ ने संकोच नहीं किया। ठीक है चौथे भाई, आप चुन सकते हैं कि आप कौन सा लाना चाहते हैं। यान वेनकाई ने कहा, डॉग जियाओलियू। यह मुझे बहुत भयंकर लगता है और युद्ध के मैदान पर कुछ भयंकर होना बेहतर है। मुख्य प्रांगण से बाहर आते हुए दाओहुआ ने यान वेनकाई को याद दिलाया, चौथे भाई, तुम्हें अभी भी सिस्टर सू और सू परिवार को उत्तरी सीमा पर अपने प्रस्थान के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। यान वेनकाई ने सिर हिलाया। वापस लौटने के बाद मैं शियू को एक पत्र लिखूंगा। दाओहुआ ने अधिक कुछ नहीं कहा और उनके लिए चीजें तैयार करने के लिए वापस आंगन की ओर चला गया। चूंकि वे जा रहे थे, वेंताओ और यान वेनकाई ने अगले 2 दिन अपने परिवार के साथ घर पर बिताए और यान निवास में हर किसी को उनकी भर्ती के बारे में पता चल गया। हालांकि बूढ़ी मैडम बहुत चिंतित थी, फिर भी उसने अपने पोते पोतियों को रोका नहीं। इसके बजाय उसने उन्हें बार बार सावधान रहने के लिए आगाह किया। बाकी लोगों ने भी अपने अपने तरीके से चिंता जाहिर की। 18 नवंबर को सुबह सुबह वेंटाओ और यान वेनकाई ने बूढ़ी मैडम, यान झिगाओ और अन्य को विदाई दी। वे अपने घोड़ों पर सवार हुए और निंगमैन दर्रे पर गए। उस दोपहर तक सेना में शामिल हो गए और उत्तरी सीमा की ओर निकल गए। चिंता मत करो, वेंताओ और वेनकाई अब कुछ सक्षम लोगों की कमान संभालने वाले लेफ्टिनेंट हैं। वे पहले ही कई कार्य संभाल चुके हैं, उनके पास अनुभव और साधन है। यह उनके लिए बाहर निकलने का समय है। जियो येयांग ने दाओहुआ को सांत्वना दी, जो उन्हें छोड़ने आए थे। लंबी ड्रैगन जैसी प्रस्थान करने वाली सेना को घूरते हुए दाओहुआ कुछ देर तक चुप रहा और फिर मुड़कर पूछा, तुम्हारे बारे में क्या तुम भी बाहर जाकर उद्यम नहीं करना चाहते हो? जियो येयांग एक पल के लिए चुप हो गया। कुछ समय बाद, मुझे भी कुछ समय के लिए जाना पड़ सकता है। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, उत्तरी सीमा पर भी? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया। राजधानी वापस? दाओहुआ का दिल अचानक पसीज गया। क्या तुम फिर लौटोगे? जियो येयांग मुस्कुराया, बेशक, मैं वापस आऊंगा। बोलते समय उसने धीरे से दाओहुआ के माथे को छुआ। आप अभी भी यहाँ हैं, इसलिए निश्चित रूप से मुझे वापस आना होगा। इसका एहसास होने से पहले दिसंबर आ गया था। मौसम और अधिक ठंडा हो गया और दाओहुआ को बाहर जाना, सारा दिन आंगन में दवाएं तैयार करने और मिलाने में बिताना पसंद नहीं था। हालांकि उत्तरी सीमा पर युद्ध चल रहा था, फिर भी व्यापारी कारवां यात्रा कर रहे थे। सन चांगजे का बेड़ा हर महीने या 2 महीने में एक यात्रा करता था और वह उसके 2 भाइयों को कुछ चीजें भेजने में मदद कर सकता था। मिस यान शोहो यहाँ है। जैसे जैसे वर्ष का अंत निकट आया, प्रत्येक दुकान और संपत्ति ने वर्ष के लिए अपनी खाता पुस्तकें जमा करना शुरू कर दिया।
दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया और लिविंग रूम में यान शोहो से मुलाकात की। मिस, इस वर्ष प्रत्येक एस्टेट में फसल उत्कृष्ट रही है। एस्टेट प्रबंधक पूछ रहे हैं कि क्या हमें कुछ अनाज बेचना चाहिए। दाओहुआ ने प्रत्येक संपत्ति के संयुक्त खातों की जांच की और यह सुनने और उत्तरी सीमा पर युद्ध की स्थिति के बारे में सोचने के बाद कहा, अनाज रखो, इसे मत बेचो। यह सुनकर यान शोहो ने तुरंत अपनी पूछताछ बंद कर दी। हालांकि उन्हें लगा कि संपदा में संग्रहित अनाज की मात्रा कुछ हद तक अत्यधिक थी और कुछ को बेचना बेहतर होगा, वह और भी बेहतर जानते थे कि मिस एक निर्णायक व्यक्ति थी। यदि उसने बेचने के लिए नहीं कहा तो एक नौकर के रूप में बेहतर होगा कि वह उसका खंडन न करे। इसके बाद दाओहुआ ने विभिन्न संपदाओं पर कर्मियों की स्थिति के बारे में पूछा। यान शोहो ने दाओहुआ के लिए काम करने के अवसर को बहुत महत्व दिया। वह उसे सौंपे गए किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतता था और प्रत्येक संपत्ति और दुकान के कर्मियों से बहुत परिचित था। दाओहुआ से प्रत्येक पूछताछ पर वह तुरंत उत्तर देने में सक्षम था। यान शोहो की रिपोर्ट सुनने के बाद दाओहुआ ने, जो वह पहले से ही जानती थी, उस पर विचार करते हुए संपत्ति और दुकान प्रबंधकों के कुछ पदों में फेरबदल किया और फिर उसने यान शोहो को जाने की अनुमति दी। जैसे ही वह चला गया, वांग मनमन ने आकर कहा, मिस, बड़े मालिक चाहते हैं कि आप सामने वाले आंगन में जाएं। दाओहुआ ने आश्चर्य से देखा, मेरा सबसे बड़ा भाई मुझे ढूंढ रहा है। वांग मनमन ने सिर हिलाया। दाओहुआ को यह अजीब लगा, लेकिन उसने तुरंत अपना खाता बही रख दिया और तेजी से सामने के आंगन में चली गई। यान वेंशियो के यार्ड में पहुंचने पर दाओहुआ ने डोंग युवानिक्सुआन को लिविंग रूम में अपने चेहरे पर तत्काल अभिव्यक्ति के साथ बैठे देखा और आश्चर्यचकित रह गया। भाई डोंग। जैसे ही डोंग युवानिक्सुआन ने दाओहुआ को आते देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया। सिस्टर यान। दाओहुआ ने लिविंग रूम में प्रवेश किया, डोंग युवानिक्सुआन के साथ अभिवादन का आदान प्रदान किया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई डोंग, तुम्हें यहाँ क्या लाया है। तभी यान वेंशियू बोली, छोटी बहन, क्या आप हाल ही में सिस्टर डोंग के संपर्क में हैं। उन दोनों के चेहरों पर गंभीर भाव और डोंग युवानिक्सुआन की उत्सुकता देखकर दाओहुआ ने सीधे कहा, पिछले महीने की शुरुआत में मैंने युवानयाओ के साथ पत्र व्यवहार किया था, लेकिन मैंने हाल ही में नहीं लिखा है। क्या कुछ हुआ है। यान वेंशियू ने डोंग युवानिक्सुआन की ओर देखा, लिविंग रूम में नौकरों को वापस जाने का संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। एक बार नौकरों के चले जाने के बाद डोंग युवानिक्सुआन ने भारी स्वर में कहा, युवानयाओ किसी के साथ भाग गई है क्या। दाओहुआ अचानक उठ खड़ी हुई, उसके चेहरे पर सदमा और अविश्वास था। भाई डोंग, क्या आप गलत हैं। युवानयाओ संभवतः किसी के साथ कैसे भाग सकती है। प्राचीन काल में घर से भागना एक गंभीर अपराध था। डोंग युवानजुआन ने नाराज और निराश दोनों अपना हाथ मेज पर पटक दिया और दुखी होकर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवानयाओ ऐसा कुछ कर सकता है। दाओहुआ, लेकिन युवानयाओ किसके साथ भाग गई। डोंग युवानिक्सुआन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ अपने दांत पीसते हुए कहा, सन चांगजे। दाओहुआ की पलकें झपकी, युवानयाओ अभी भी जाल में फंसा हुआ था। डोंग युवानिक्सुआन ने दाओहुआ की ओर देखा, सिस्टर यान, मैं यहाँ आपसे यह पूछने आया हूँ कि क्या आप जानती हैं कि युवानयाओ कहाँ गया होगा। अब मेरी दादी, पिता और माँ चिंता से लगभग पागल हो गए हैं। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, युवानयाओ ने घर कब छोड़ा। डोंग युवानिक्सुआन ने उत्तर दिया, वह परसों सुबह से लापता है। दाओहुआ ने पूछा, क्या आपने सुन चांगजे के घर पर उसकी तलाश के लिए लोगों को भेजा है। डोंग युवानिक्सुआन ने कहा, बेशक हमने देखा है, लेकिन नहर गिरोह ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सन चांगजे को नहीं देखा है। यह देखते हुए कि इसमें युवानयाओ की प्रतिष्ठा शामिल है, हम खोज के बारे में कोई बड़ा उपद्रव नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास अभी भी कोई खबर नहीं है। कैनाल गैंग की अपनी पिछली यात्रा के विचार मात्र से डोंग युवानिक्सुआन का चेहरा नाराजगी से काला पड़ गया। वह बस यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन सन चांगजे के प्यार में क्यों पड़ जाएगी, जो केवल अपना श्रम बेचकर जीविकोपार्जन कर सकता था। युवानयाओ, उसने वास्तव में हमें निराश किया है। दाओहुआ डोंग युवानयाओ का बचाव करने से खुद को नहीं रोक सका। युवानयाओ वह व्यक्ति नहीं है जो अपने माता पिता और भाई को छोड़ देगा। हो सकता है कि आपने इसे गलत समझा हो और वह बस कुछ मौज मस्ती करने के लिए बाहर गई हो। डोंग युवानिक्सुआन ने कड़वी मुस्कान दी, दरअसल पिछले 1 या 2 महीनों से परिवार में सभी ने देखा है कि युवानयाओ अजीब व्यवहार कर रहा था और हम सभी ने सोचा कि वह झोंकझोंक छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी। कौन सोच सकता था कि वह किसी और के साथ भाग जाएगी। यान वेंशियू ने दाओहुआ की ओर रुख किया, बड़ी बहन, क्या आपको लगता है कि आप लिटिल प्रिंस से उसे ढूंढने में हमारी मदद करने के लिए कह सकती हैं।
डोंग युवानक्सुआन की आंखें अचानक चमक उठी, उम्मीद से दाओहुआ को देख रही थी। हालांकि वह अब लिटिल प्रिंस के साथ काम नहीं करता था, लेकिन वह लिटिल प्रिंस की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ था। वह अनुमान लगा सकता था कि जो व्यक्ति अब सम्राट द्वारा विशेष रूप से नियुक्त जांचकर्ता के रूप में जिनलिंग गार्ड की कमान संभाल रहा था, जिसके बारे में पूरा बीजिंग अनुमान लगा रहा था, वह वास्तव में छोटा राजकुमार था। खोज में जिनलिंग गार्ड की मदद से वे निश्चित रूप से त्वरित होंगे और बहुत से लोगों को चिंतित नहीं करेंगे। दाओहुआ कुछ झिझक के साथ विचार करने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने डोंग युवानक्सुआन की ओर देखा और पूछा, अगर हमें युवानयाओ और सन चांगजे मिल जाएं, तो आप उनके साथ क्या करेंगे? डोंग युवानक्सुआन की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। मैं केवल युवानयाओ को वापस लाने के लिए जिम्मेदार हूं। जहां तक चांगजे की बात है, वह जितना संभव हो उतना दूर जा सकता है। दाओहुआ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर अस्थायी रूप से पूछा, बड़े भाई डोंग, युवानयाओ सन चांगजे के साथ भाग गया, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में उसे पसंद करती है। क्या कोई संभावना है कि आप उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दे सकते हैं? डोंग युवानक्सुआन ने निश्चित रूप से कहा, यह असंभव है। मेरी दादी, पिता और माँ इसके लिए कभी सहमत नहीं होंगे। यान वेंशियू ने दाओहुआ से कहा, बड़ी बहन, इन चीजों को ढूंढने के बाद हम उनके बारे में बात करेंगे। दाओहुआ को भी सबसे पहले डोंग युवानयाओ को खोजने की जरूरत महसूस हुई और उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जियो येआन की तलाश के लिए किसी को भेजूंगा। दाओहुआ ने वांग मैनमैन को सीधे जियो येआन के नए निवास पर भेजा और वहां के लोगों से जियो येआन को सूचित करने के लिए कहा। 1 घंटे बाद जियो येआंग यान निवास में दिखाई दिए। थके हुए और सुस्त डोंग युवानक्सुआन को देखकर जियो येआंग ने उसके कंधे को थपथपाया। मैंने पहले ही अपने आदमी भेज दिए हैं, ज्यादा चिंता मत करो। उसी दोपहर एक हिडन गार्ड खबर लेकर वापस आया कि उन्हें दयुवान नदी की एक सहायक नदी पर सन चांगजे और डोंग युवानयाओ मिले हैं। मैडम ली को सूचित करने के बाद दाओहुआ और यान वेंशियू ने डोंग युवानक्सुआन और जियो येआन का पीछा किया। जब तक वे पहुंचे, प्रांतीय गवर्नर डोंग पहले ही लोगों को अपने साथ ला चुके थे। इससे पहले कि वे करीब पहुंचे, वे डोंग युवानयाओ की चीखें और दया की गुहार सुन सकते थे। पिताजी, मैं आपके साथ वापस चलूंगा, कृपया उसे जाने दें। प्रांतीय गवर्नर का चेहरा गुस्से से भरा था। उसे जाने दो। उसने मार्क्विस निवास की असली बेटी का अपहरण करने और उसके साथ भागने की हिम्मत की। 1000 या 10,000 बार मरना पर्याप्त नहीं होगा। यह कहने के बाद उसने उदास भाव से सन चांगजे की ओर देखा, जो एक सूअर की टोकरी के अंदर अपना मुंह बंद करके बंद था। अपने अगले जन्म में एक अच्छे इंसान बनो। किसी और की बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ भाग मत जाओ। प्रांतीय गवर्नर की आंखें दुष्टता से चमक उठी और उसने अपना पैर उठाकर सन चांगजे को नदी में धमाके से मार दिया। नहीं, सुअर की टोकरी के अंदर पत्थर रखे होने के कारण वह पलक झपकते ही नदी में डूब गया। यह देखकर डोंग युवानयाओ निराशा में चिल्लाया और संकट की लहर से अभिभूत होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। दाओहुआ और अन्य लोग इस दृश्य को देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचे। सन चांस को नदी में लात मारते देख दाओहुआ का शरीर हिल गया और उसके पास खड़े जियो येआंग ने तुरंत उसे संभाल लिया। जियो येआंग। दाओहुआ ने जियो येआंग की बांह को कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रांतीय गवर्नर वास्तव में सन चांस की जान ले लेगा। जियो येआंग ने दाओहुआ का समर्थन करते हुए फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। यह सुनकर दाओहुआ ने अपने मन को शांत किया। जब नाव किनारे पर पहुंची तो वह जल्दी से उतर गई, जल्दी से प्रांतीय गवर्नर को प्रणाम किया, फिर बेहोश डोंग युवानयाओ की ओर भागी। जियो येआंग ने डोंग युवानयाओ को इतनी जल्दी ढूंढने में बहुत मदद की थी। प्रांतीय गवर्नर ने उन्हें धन्यवाद दिया और कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद डोंग युवानयाओ को डोंग निवास में वापस ले जाने के लिए तैयार किया। दाओहुआ डोंग युवानयाओ के बारे में चिंतित होकर डोंग परिवार के पास गया। यान वेंशियू और जियो येआन के पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डांग निवास। जैसे ही डोंग युवानयाओ वापस आई, वह प्रलाप करने लगी, कोयले के टुकड़े की तरह जलने लगी। उसके मुंह से सुन चांगजे का नाम अनजाने में बुदबुदाया। डोंग परिवार के सदस्य एक साथ दुखी और क्रोधित थे। बूढ़ी मैडम डोंग ने गुस्से से प्रांतीय गवर्नर की ओर देखा, मैं आपको उस सन चांगजे को दंडित करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन आपको युवानयाओ के सामने ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या यह जानबूझकर उसे मारने की कोशिश नहीं है? इस बिंदु पर प्रांतीय गवर्नर को भी कुछ पछतावा हुआ। जब उसने उसे पाया तो वह सचमुच क्रोधित हो गया। उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि क्या उसकी बेटी उसके कार्यों से उत्तेजित हो सकती है।
मैडम डोंग बिस्तर के पास थी। डोंग युवानयाओ को शांत करने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी। वह सुन चांगजे से बहुत नाराज थी और अपनी बेटी पर भी उतनी ही क्रोधित थी, जिसने एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपने माता पिता और परिवार को त्याग दिया था। दाओ हुआ यार्ड में दवा तैयार करने में मदद कर रहा था। एक बार जब यह तैयार हो गया तो वह जल्दी से इसे ले आई। आंटी, दवा तैयार है, आप थोड़ी देर आराम करें, मैं युवानयाओ को खिलाऊंगी। जैसे ही वह दवा देने के लिए खिड़की के पास जाने वाली थी, बूढ़ी मैडम डोंग बोली, हम मिस यान को इससे परेशान नहीं कर सकते। आप एक अतिथि हैं और आपसे बीमारों की देखभाल कराना सही नहीं है। सावधान रहें कि आप संक्रमित न हो जाएं। आपको अतिथि प्रांगण में आराम करना चाहिए। इसके साथ ही उसने नौकरानी को दाओ हुआ के हाथों से दवा लेने का संकेत दिया। दाओ हुआ ने ओल्ड मैडम डोंग के उदासीन चेहरे और दूर के रवैये को सदमे से देखा। यहां तक प्रांतीय गवर्नर मैडम डोंग और डोंग युवानक्सुआन भी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन यह मैडम डोंग थी जो अपनी सास को अच्छी तरह से जानती थी और समझती थी कि वह अपना गुस्सा दूर कर रही है। अपने चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछते हुए उसने दाओ हुआ का हाथ पकड़ा और कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारी चाची जानती है कि तुम युवानयाओ के बारे में चिंतित है, लेकिन हम उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ हैं। पूरी रात हंगामे के बाद तुम थक गए होंगे। नौकरानी, तुम्हें आराम करने दो। दाओ हुआ ने कमरे में सभी पर नजर डाली और कुछ प्रयास के बाद उसने एक फीकी मुस्कान बिखेरी। फिर, मैं यहाँ और कोई परेशानी पैदा नहीं करूंगी। इतना कहकर वह मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद प्रांतीय गवर्नर ने ओल्ड मैडम डोंग की ओर देखा और असहमत होते हुए कहा, माँ, आप अभी क्या कर रही थी? यान परिवार की मिस यान भी युवानयाओ के बारे में चिंतित है। बूढ़ी मैडम डोंग ने गुस्से में कहा, उनकी चिंता, हमारा परिवार ऐसी विलासिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैडम डोंग ने भौहें चढ़ाई। माँ, आप किस बारे में बात कर रही है? बिस्तर पर डोंग युवानयाओ के लिए दर्द से भरे चेहरे के साथ बूढ़ी मैडम डोंग ने कहा, हमारी युवानयाओ थोड़ी अनियंत्रित और शरारती हुआ करती थी, लेकिन अधिकांश भाग के लिए वह हमेशा शालीनता का ध्यान रखती थी। उसने हमारे परिवार के नाम को अपमानित करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। इस बार उसने किसी के साथ भागने की हिम्मत की। मुझे संदेह है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे उन लोगों द्वारा गुमराह किया गया था जो नियमों को नहीं समझते हैं। चाहे ओल्ड मैडम डोंग ने जानबूझकर ऐसा किया हो या नहीं, उसकी आवाज दाओ हुआ के लिए इतनी तेज थी, जो लगभग आंगन से बाहर थी, सब कुछ स्पष्ट रूप से सुनने के लिए। दाओ हुआ ने अपनी बगल में लटकी हुई मुट्ठी भींच ली और भौहें सिकोड़ते हुए तेजी से निकल गई। जियो येयांग और यान वेनशियू बाहरी होने के कारण डोंग युवानयाओ से मिलने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए वे आंगन में बैठकर इंतजार कर रहे थे। दाओ हुआ को बाहर आते देख वे तेजी से उसके पास पहुंचे। यान वेनशियू, बड़ी बहन, क्या मिस डोंग अब ठीक है? दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, दवा लेने के बाद जब तक बुखार कम हो जाता है, वो ठीक रहेगी। जियो येयांग ने दाओ हुआ के खराब व्यवहार को देखा और भौहें चढ़ाई। तुम उसकी देखभाल के लिए वहां क्यों नहीं रुके? दाओ हुआ, युवानयाओ को आंटी डोंग और अन्य लोगों की देखभाल है, इस समय उन्हें बहुत अधिक परेशान करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। जियो येयांग की नजर चमक उठी और वह मुस्कुराया, यह भी अच्छा है। तुमने कल से अपनी आंखें बंद नहीं की हैं। जाओ और अभी सो जाओ, जब तक तुम उठोगे शायद मिस डोंग ठीक हो चुकी होगी। दाओ हुआ ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर कुछ सोचते हुए वांग मैनमैन को डोंग परिवार की नौकरानियों को थोड़ा दूर ले जाने का संकेत दिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या सन चांस ठीक है? जियो येयांग, उसे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन सर्दी के मौसम में नदी की बर्फीली ठंडक हड्डियों को कंपा देने वाली है। हालांकि वह मरा नहीं, लेकिन उसने अपना लगभग आधा जीवन खो दिया। दाओ हुआ ने राहत की सांस ली, जब तक वह नहीं मरा, यह अच्छा है। यदि सन चांस वास्तव में मर गया, तो युवानयाओ संभवतः अपना शेष जीवन पछतावे और आत्मदोष में जिएगा। यान वेनशियू ने कहा, मैं सन चांगजे के बारे में बहुत सोचता था, लेकिन यह सोचना कि वह एक युवा महिला को भागने के लिए फुसलाएगा, यह विश्वास से परे दुस्साहस है। दाओ हुआ इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती थी और चुप रहकर अपना सिर झुकाए रही। यह देखकर कि वह अच्छी आत्माओं में नहीं थी, जियो यांग ने कहा, जाओ और थोड़ी देर आराम करो। दाओ हुआ ने सिर हिलाया और आराम करने के लिए डोंग परिवार की नौकरानी के साथ अतिथि क्वार्टर में चला गया। बिस्तर पर लेटने के बाद दाओ हुआ सो नहीं सका। अपनी हाल की यात्राओं के दौरान बूढ़ी मैडम डोंग के उनके प्रति रवैये के बारे में सोचते हुए उन्हें अपने सीने में जकड़न महसूस हुई। उसे नींद आने में काफी समय लग गया। वह अंधेरा होने तक सोती रही। जब दाओ हुआ उठी और देखा कि पहले ही रात हो चुकी है, तो उसने जल्दी से वांग मनमन से पूछा, क्या युवानयाओ जाग गया है?
वांग मैनमैन ने सिर हिलाया, उसके पास है। वह आज सुबह आपके द्वारा तैयार की गई दवा पीने के बाद दोपहर में उठी थी और दोपहर में अधिक दवा लेने के बाद वह फिर से सो गई थी। मुझे नहीं पता कि वह अब जाग रही है या नहीं। दाओ हुआ उठा और थोड़ी देर के लिए नहाया, मैं जाकर उसे देखूंगा। आज सुबह बूढ़ी मैडम डोंग ने जो कहा उसे सुनकर वांग मैनमैन ने अपने होंठ हिलाए। वह अपनी ही युवा महिला के लिए व्यथित महसूस कर रही थी। मिस डोंग के भागने का दोष उसकी युवा महिला पर कैसे आ सकता है? आक्षेपों ने यह भी सुझाव दिया कि उसकी युवा महिला को औचित्य की कोई समझ नहीं थी। गेस्ट हाउस से डोंग युवानयाओ के क्वार्टर तक पहुंचने के लिए पुराने मैडम डोंग के आंगन से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही दाओ हुआ और वांग मैनमैन बूढ़ी मैडम डोंग के आंगन से गुजरे, उन्होंने देखा कि कई हटे कट्टे नानी दो नौकरानियों को पीट पीट कर और खून से लथपथ हालत में आंगन से बाहर खींच रही थी। नौकरानियों के चेहरों को देखकर वांग मैनमैन ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया, इस डर से कि कहीं वह चिल्ला न दे। वे डोंग युवानयाओ की वरिष्ठ नौकरानियां होंग यू और होंग फैंग थी। दाओ हुआ ने दो लोगों को मृत वस्तुओं की तरह घसीटते हुए देखा, उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसे दूर देखने और डोंग युवानयाओ के क्वार्टर की ओर बढ़ने में काफी समय लग गया। डोंग युवानयाओ के क्वार्टर में पहुंचने पर दाओ हुआ ने कई गहरी सांसें ली। एक बार जब उसकी भावनाएं शांत हो गईं, तो वह मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। केवल एक दिन में डोंग युवानयाओ के आंगन में नौकरानियों और आयाओं को पूरी तरह से बदल दिया गया था। अपरिचित नौकरानी को कमरे में उसका रास्ता रोकते देख दाओ हुआ की अभिव्यक्ति बहुत अप्रिय थी। वह काफी देर तक रुकी रही और फिर जबरन मुस्कुराकर पूछा, यह क्या है? क्या मैं अंदर जाकर युवानयाओ को नहीं देख सकती? नौकरानी ने सिर झुकाया, मिस यान, कृपया हमारे लिए इसे मुश्किल न बनाएं। इस समय बूढ़ी मैडम डोंग की तरफ से नानी आई और दाओ हुआ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मिस यान, बूढ़ी मैडम आपसे कुछ बात करना चाहेंगी। दाओ हुआ ने कसकर बंद दरवाजे पर नजर डाली, थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर मुड़ा और नानी के पीछे पीछे बूढ़ी मैडम डोन के आंगन में चला गया। बूढ़ी मैडम। दाओ हुआ ने बूढ़ी मैडम डोन को प्रणाम किया, फिर उसकी ओर देखा। बूढ़ी मैडम डोन ने जटिल भाव से दाओ हुआ की ओर देखा। सच कहूं तो लड़की पहले उसे पसंद थी, लेकिन सबसे पहले उसके पोते ने उसके कारण अपने बड़ों की अवहेलना की और परिवार द्वारा तय की गई सगाई को तोड़ने पर जोर दिया। अब उनकी पोती के भागने की घटना थी। उनकी जानकारी के अनुसार उनकी पोती का सन चांगजे के साथ परिचय भी उन्हें शामिल करता प्रतीत होता है। इस सब के साथ उसके लिए अब उसके प्रति कोई स्नेह महसूस करना कठिन हो गया था। भविष्य में आपको अब युवानयाओ के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। यह सुनकर दाओ हुआ बुरी तरह हिल गया। बूढ़ी मैडम डोंग ने आगे कहा, कुछ दिनों में मैं युवानयाओ को वापस राजधानी ले जाऊंगी। जब तक कोई उससे इन घटनाओं का जिक्र नहीं करेगा, वह धीरे धीरे यहाँ हुई हर बात भूल जाएगी। मेहमानों को निष्कासित करने का आदेश जारी करने में मैडम डोंग बिल्कुल स्पष्ट थी, जिसका हर संभव तरीके से अर्थ था कि यह दाओ हुआ ही थी जिसने डोंग युवानयाओ को भटका दिया था। इससे दाओ हुआ को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि अगले दिन जब डोंग युवानयाओ उठा, तब भी दाओ हुआ उससे मिलने गई। बिस्तर पर लेटे हुए पीले कमजोर डोंग युवानयाओ को देखते हुए दाओ हुआ ने बगल में खड़ी नौकरानी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे बिस्तर के पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपसे क्या कहूं? आपका अंत इस तरह कैसे हुआ? जैसे ही डोंग युवानयाओ ने दाओ हुआ को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कमरे में नई नियुक्त नौकरानी की ओर देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर उसके शब्दों को निगल गई। यह देखकर कि उसे कुछ कहना है, दाओ हुआ जल्दी से बिस्तर के सिरहाने बैठ गई। जब नौकरानी दवा देने आई, डोंग युवानयाओ को दवा लेने के लिए अपने कंधे पर झुकने में मदद करते हुए वह फुसफुसाए, आप क्या कहना चाहते हैं? डोंग युवानयाओ ने दाओ हुआ का हाथ कसकर पकड़ लिया, चांगजे। दाओ हुआ ने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो, वह मरा नहीं है। दुख से भरी डोंग युवानयाओ की आंखों में अचानक फिर से जीवन दिखाई देने लगा। एक क्षण की चुप्पी के बाद उसने जल्दी से कहा, दादी निश्चित रूप से होंग यू और होंग फैन को जाने नहीं देंगी, कृपया मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैडम डोंग मैडम के साथ आ गई। दाओ हुआ को डोंग युवानयाओ को दवा खिलाते हुए देखकर मैडम डोंग ने तुरंत कमरे में नौकरानियों को डांटा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मिस यान एक मेहमान है? आप मेहमान को काम कैसे करने दे सकते हैं? यहाँ जाओ और अपनी मालकिन की देखभाल करो। जिस नौकरानी ने दाओ हुआ को रोका था, वह जल्दी से उसके हाथ से दवा का कटोरा लेने गई।
दाओ हुआ ने मैडम डोंग की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, कटोरा नौकरानी की ओर बढ़ाया, डोंग युवानयाओ का हाथ दबाया, और खड़े होने और एक तरफ हटने से पहले सूक्ष्मता से उसकी ओर सिर हिलाया। मैडम डोंग नहीं चाहती थी कि उनकी पोती दाओ हुआ के साथ बातचीत जारी रखे। उन्होंने सीधे कहा, मिस यान, आपके बड़े भाई और लिटिल प्रिंस दोनों बहुत व्यस्त हैं। पिछले कुछ दिनों में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अब जब युवानयाओ बेहतर है तो आपको अपनी चीजों पर वापस जाना चाहिए, हम आपको अब और नहीं रखेंगे। दादी, खांसी खांसी। डोंग युवानयाओ ने मैडम डोंग को दाओ हुआ पर अपना गुस्सा निकालते हुए देखकर उत्तेजना में जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। यह देखकर मैडम डोंग ने अपने चेहरे पर तत्परता दिखाई और डोंग युवानयाओ की पीठ थपथपाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। चीजें इस बिंदु तक पहुंचने के बाद दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ की खांसी बंद होने का इंतजार किया, फिर मैडम से कहा, चाची, हमें वास्तव में जाना चाहिए। मैडम ने बुजुर्ग मैडम की ओर देखा और असहाय महसूस करते हुए सिर हिलाया। दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ की ओर देखा, युवानयाओ, अपना ख्याल रखो और हर किसी की चिंता मत करो। डोंग युवानयाओ को उसे बनाए रखने के लिए बोलने का प्रयास करते देख उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मैडम ने दाओ हुआ को बाहर निकाला, रास्ते में उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, अच्छे बच्चे, बुजुर्ग मैडम की बातों को दिल पर मत लो। वह सिर्फ युवानयाओ की मूर्खता से डरी हुई थी। दाओ हुआ ने उसके मुंह का कोना खींचा और सिर हिलाया, चाची, मैं समझ गया। जल्द ही दाओ हुआ की मुलाकात सामने के आंगन में यान वेनशियू और जियो येयांग से हुई। प्रांतीय गवर्नर डोंग को अलविदा कहने के बाद डोंग युवानेक्सुआन ने उन तीनों को निवास से बाहर निकाला। रास्ते में दाओ हुआ ने जियो येयांग से फुसफुसाकर कहा, जियो येयांग, मुझे यह पता लगाने में मदद करो कि होंग यू और होंग फैंग के साथ क्या हुआ। जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखा, मैडम डोंग ने अपनी पोती के भागने का दोष पूरी तरह से आप पर लगाया है और आप अभी भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। दाओ हुआ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, तुम्हें यह कैसे पता? जियो येयांग ने बिना एक शब्द कहे, हम कहा। दाओ हुआ ने अपनी आस्तीन खींची, युवानयाओ मेरी दोस्त है। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जियो येयांग ने असहाय होकर दाओ हुआ को देखा और अपनी आंखों से डेफू को संकेत दिया, जो फिर जल्दी से चला गया। डोंग निवास के प्रवेश द्वार पर डोंग युवानेक्सुआन ने दाओ हुआ से माफी मांगी, सिस्टर यान, मेरी दादी जबरदस्ती करने की आदी है और केवल अपने तर्क को ही स्वीकार करती है। कृपया उनके बुढ़ापे की खातिर उन्हें माफ कर दे और इसे दिल पर न ले। दाओ हुआ मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर जल्दी से गाड़ी में चढ़ गया। हालांकि वह मैडम डोंग के आरोपों से असहज थी, लेकिन यह उसे बहुत परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक बुजुर्ग मैडम इस बात की आदी है कि हर कोई उनकी बात मानता है, उनकी खुशी सम्मान पाने से आती है। यदि वह उसे पसंद नहीं करती तो दाओ हुआ को कोई हानि महसूस नहीं होती। दाओ हुआ, जियो येयांग और यान वेनशियू गोदी पर पहुंचे जब डेफू पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। एक बार जब सभी लोग जहाज पर चढ़ गए तो डेफू ने रिपोर्ट करना शुरू किया, सौभाग्य से यह नौकर समय पर पहुंच गया। अगर मैं एक क्षण भी देर से होता तो मिस होंग यू को उत्तरी सीमा पर भेज दिया गया होता। दाओ हुआ ने तुरंत पूछा, होंग फैंग के बारे में क्या? डेफू के चेहरे पर दया आ गई। मिस होंग फैंग की चोटें बहुत गंभीर थी, वह रात को जीवित नहीं रह सकी और उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर मिस होंग यू जीवन से चिपकी हुई है, लेकिन वह इससे उबर पाएगी या नहीं यह अनिश्चित है। यह सुनने के बाद दाओ हुआ को कुछ हद तक घुटन महसूस हुई और एक पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, वह कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। डेफू, केबिन के सबसे अंदरूनी कमरे में। दाओ हुआ तुरंत वांग मैनमैन के साथ गया और जल्द ही उन्होंने देखा कि होंग फैंग बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी सांसें धीमी चल रही थी। होंग फैंग के घावों की जांच करने के लिए दाओ हुआ आगे बढ़ा और घावों को साफ करने के लिए वांग मैनमैन को गर्म पानी लाने को कहा। फिर वह दवा तैयार करने के लिए चली गई और जहाज के निंगमैन प्रांत में पहुंचने तक बिना रुके काम करती रही। आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियो येयांग और यान वेनशियू दोनों दाओ हुआ को देख रहे थे। दाओ हुआ, सबसे पहले हम उसे ठीक होने के लिए विला में ले जाएंगे और उसके ठीक होने के बाद हम भविष्य के मामलों पर चर्चा करेंगे। इन शब्दों पर जियो येयांग और यान वेनशियू ने और कुछ नहीं कहा। अलिप्सिस डॉट डॉट डोंग युयान्याओ के भागने के बारे में यान परिवार की केवल मैडम ली को जानकारी थी। दाओ हुआ और यान वेनशियू ने किसी और को सूचित नहीं किया था, क्योंकि आखिरकार यह कोई गौरवशाली मामला नहीं था। यह सुनकर कि डोंग युवानयाओ मिल गया है, मैडम ली ने भी राहत की सांस ली और दाओ हुआ को व्याख्यान देने का अवसर लिया। प्राचीन काल से सगाई का मतलब पत्नी होता है और भागने का मतलब रखेल होता है।
जब युवा और जुनूनी प्यार में होते हैं तो किसी को लगता है कि वे सब कुछ बलिदान कर सकते हैं, लेकिन एक बार भावनाएं कम हो जाती हैं तो पछतावा अपरिहार्य है। दिसंबर के 10वें दिन यान परिवार में एक पारिवारिक रात्रिभोज के दौरान यान झिगाओ ने अचानक मैडम ली से कहा, परसों डोंग परिवार राजधानी लौट आएगा। जब वे निंगमैन प्रीफेक्चर गोदी से गुजरेंगे तो आपको बच्चों को उन्हें छोड़ने के लिए ले जाना चाहिए। मैडम ली इस बात से अनभिज्ञ थी कि दाहुआ ने डोंग निवास पर क्या झेला था, बिना ज्यादा सोचे समझे सहमत हो गई। हाँ, हमें उन्हें विदा करने जाना चाहिए। निंगमैन प्रीफेक्चर गोदी पर डोंग परिवार का जहाज धीरे धीरे किनारे के पास पहुंचा। डोंग परिवार की मैडम डोंग युवानिक सुआन के साथ उतरी और मैडम ली और अन्य लोगों से मिली। दाओहुआ को केबिन की ओर देखते हुए डोंग परिवार की मैडम ने मुस्कुराते हुए समझाया, बूढ़ी महिला और युवानयाओं को सर्दी लग गई है और डॉक्टर ने हवा के संपर्क में न आने की सलाह दी है, इसलिए हमने उन्हें उतरने नहीं दिया। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़ी महिला और युवानयाओं का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। इस कड़ाके की सर्दी में वे निश्चित रूप से ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों पक्षों में कुछ देर तक बातचीत हुई। चूंकि डोंग परिवार को अपने रास्ते पर जल्दी जाने की जरूरत थी, इसलिए डोंग परिवार की मैडम ने लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की और डोंग युवानिक सुआन के साथ जहाज पर लौटने के लिए तैयार हो गई। भाई डोंग। जहाज पर चढ़ने से पहले दाओहुआ ने डोंग युवानिक सुआन को बुलाया। डोंग युवानिक सुआन ने दाओहुआ की ओर देखा। सिस्टर यान, यह क्या है? दाओहुआ ने खाने के 2 डिब्बे सौंपे। ये कुछ पेस्ट्री हैं जो मैंने बनाई है। इन्हें जहाज पर खाने के लिए ले जाओ। डोंग युवानिक सुआन ने मुस्कुराते हुए भोजन के डिब्बे स्वीकार किए। धन्यवाद। दाओहुआ मुस्कुराई और अपना हाथ हिलाया। सुरक्षित यात्रा करें, मुझे आशा है कि हम भविष्य में फिर से मिल सकेंगे। खाने के डिब्बों को कसकर पकड़ते हुए दाओहुआ के मुड़ते ही डोंग युवानिक सुआन बोला, सिस्टर यान, युवानयाओ और मैं दोनों आपसे मिलकर बहुत खुश हैं। यह सुनकर दाओहुआ ने खिलखिलाती मुस्कान दी। मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। डोंग परिवार के चले जाने के बाद दाओहुआ का उत्साह कई दिनों तक कम रहा और उसके बाद वह हर दिन मैडम ली का अनुसरण करती थी। साल के अंत में उपहारों के आदान प्रदान की तैयारी के अलावा खातों की समीक्षा और गणना करती थी। एक बार जब हिसाब किताब तय हो गया और यान परिवार की संपत्ति बढ़ती गई तो मैडम ली की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इससे पहले जब मुझे पता चला कि आपके पिता ने निंगमैन प्रांत के मजिस्ट्रेट के रूप में पदभार संभाला है तो मैं अनिच्छुक थी। निंगमैन प्रांत एक विरल आबादी के साथ विशाल है और इसके अधिकार क्षेत्र के तहत अधिकांश काउंटियों में बंजर भूमि और गरीब लोग हैं, जिससे इसे प्रबंधित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यहाँ आना वास्तव में हमारे परिवार के लिए सबसे उपयुक्त है। कम आबादी होने के कारण वे अधिक जागीर और कृषि भूमि प्राप्त कर सकते थे। जो चीज अन्य परिवारों के लिए लागत प्रभावी नहीं हो सकती थी, वह उनके लिए लाभदायक होना लगभग निश्चित था, क्योंकि उनके पास उच्च उपज वाली अनाज की किस्में थीं। उन अनाज की किस्मों की उत्पत्ति के बारे में सोचते हुए मैडम ली ने दाओहुआ को स्नेह से देखा। बूढ़ी महिला सही थी, एक बेटी वास्तव में परिवार के लिए एक आशीर्वाद है। मैडम ली को अपनी ओर घूरते देख दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, आप अपनी बेटी को इस तरह क्यों देख रही हैं? मैडम ली मुस्कुराई और मेज पर अकाउंट बुक थपथपाई। परिवार की मौजूदा संपत्ति के साथ मैं अब आपके लिए एक अच्छा दहेज तैयार कर सकती हूँ। दाओहुआ के चेहरे पर मुस्कान लड़खड़ा गई। अपने तीसरे भाई और जिंगवान को अलग होने के लिए मजबूर होते हुए देखने के बाद और फिर युवानयाओ और सन चांगजे को भागते हुए देखने के बाद वह गहराई से समझ गई कि इन कठोर पारंपरिक प्राचीन समय में समाज द्वारा मुक्त प्रेम को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। यह उनका अपना आजीवन मामला था, फिर भी उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा। जियो यांग। उसने और भी अधिक और भारी बेड़ियां पहनी थी। क्या उसका और उसका कोई भविष्य हो सकता है? दैनिक हलचल से समय उड़ गया और इससे पहले कि उन्हें पता चलता, यह नए साल की पूर्व संध्या थी। सुबह सुबह यान परिवार के सभी लोग नाश्ते के लिए ओल्ड मैडम यान के आंगन में एकत्र हुए। नाश्ते के ठीक बाद जब हर कोई मजे से बातें कर रहा था, वांग मनमन जल्दी से दाओहुआ के पास पहुंचे और धीमी आवाज में कहा, मिस डोंगली आ गई है। उन शब्दों पर दाओहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। डोंगली इस समय उसे खोजने क्यों आएगा? चिंतित थी कि उसके मालिक और सास को परेशानी हो सकती है। उसने तुरंत मैडम ली से माफी मांगी और घर छोड़ दिया। जल्द ही वो चबिहुआ गेट पर डोंगली से मिली। दाओहुआ को देखकर डोंगली ने तुरंत उत्सुकता से कहा, मिस बूढ़ी मैडम की पुरानी बीमारी फिर से शुरू हो गई है। दाओहुआ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। क्या हुआ? जब मैं कुछ दिन पहले नए साल का उपहार देने गया था तो सास बिल्कुल ठीक थी।
डोंगली ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, अभी परसों छोटा राजकुमार ताओहुआ मंदिर आया और पुराने मालिक को ले गया। उसके बाद बूढ़ी मैडम बीमार पड़ गई। दाओहुआ आश्चर्यचकित होकर बोला, मास्टर और जियो येयांग चले गए। वे कहाँ गए? डोंगली ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मालिक चला गया है तो अब सास की देखभाल कौन कर रहा है? डोंगली ने तुरंत कहा, कैजू उसकी देखभाल कर रहा है। दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, यहाँ रुको, मैं अपने परिवार से बात करूंगा और फिर मैं तुम्हारे साथ ताओहुआ गांव चलूंगा। यह सुनकर कि बूढ़ी मैडम गू बीमार थी और गू जियान बाहर गया था, मैडम ली ने दाओहुआ को नहीं रोका, उसे जल्दी आने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। ताओहुआ मंदिर। जब दाओहुआ पहुंचा तो बूढ़ी मैडम गू तेज बुखार के कारण बिस्तर पर लेटी हुई थी और कैजू इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो रही थी। दाओहुआ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। सास। दाओहुआ बिस्तर के पास झुक गया और धीरे से पुकारा, लेकिन बूढ़ी मैडम गू पहले से ही बुखार से बेहाल थी और असंगत रूप से बड़बड़ा रही थी। यह देखकर दाओहुआ ने तुरंत उसे ठंडा करने के लिए काम किया और फिर बुखार को कम करने के लिए एक नुस्खा तैयार किया और कैजू को दवा बनाने के लिए कहा। दिन भर की हलचल के बाद बूढ़ी मैडम गू का बुखार आखिरकार कम हो गया। दाओहुआ ने राहत की सांस ली, फिर फार्मेसी में गया, वह नुस्खा पाया जो गू जियान ने पहले पुरानी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था, और दवा तैयार करने के लिए उसका पालन किया। दवा पीने के बाद बूढ़ी मैडम गू अंततः स्थिर नींद में सो गई। इस समय तक चंद्रमा पहले से ही आकाश में ऊंचा था। दाओहुआ ने वांग मैनमैन को कमरे में रहने और ओल्ड मैडम गू पर नजर रखने के लिए कहा, फिर वह कैजू और डोंगली को देखने के लिए मुख्य घर में गई। मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ? कैजू और डोंगली ने एक दूसरे को देखा और यह कैजू ही था जिसने खुलकर कहा, मिस, हम वास्तव में नहीं जानते। छोटा राजकुमार परसों जल्दी में आया और उसने पुराने मालिक से जो कुछ भी कहा, हमने कुछ भी नहीं सुना। दाओहुआ ने उन्हें देखकर गहरी भौहें सिकोड़ ली, बहुत देर तक देखती रही, लेकिन वह उनके चेहरों से कुछ भी नहीं पहचान सकी। अंत में उसने पूछा, चूंकि जियो येयांग ही मालिक को ले गया था, इसलिए शायद कोई परेशानी नहीं होगी। फिर सास की पुरानी बीमारी फिर से क्यों हो गई? और यह अचानक इतनी गंभीर क्यों हो गई? कैजू और डोंगली ने तुरंत घुटने टेक दिए और कहा, बूढ़ी मैडम की अच्छी देखभाल न करना हमारी गलती है। कृपया हमें दंडित करें, मिस। उन्हें अपराध और आत्मदोष से भरे चेहरों को थट 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 में अपना सिर पीटते हुए देखकर दाओहुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे हमेशा लगता था कि वे उससे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन चूंकि दोनों ने अपने दांत भींच लिए और कुछ नहीं कहा, वह असहाय थी और केवल दादी गू की देखभाल के लिए अपने कमरे में लौट सकती थी। अगली सुबह, जो चंद्र नव वर्ष का पहला दिन था, दाओहुआ ने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए वांग मनमन को हुइनिंग संप्रदाय में वापस जाने को कहा। शाम तक वांग मैनमैन वापस आ गया था। मिस देशों ने कहा कि छोटा राजकुमार बीजिंग में वापस आ गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उस पर कितना दबाव डाला, उसने एक शब्द भी अधिक नहीं कहा। दाओहुआ की भौहें इस विचार में एक साथ जुड़ गईं, बीजिंग में वापस। और वह मास्टर को अपने साथ ले गया। जियो येयान को अपनी उपस्थिति से जो एकमात्र मदद मिल सकती थी, वह थी उनका चिकित्सा कौशल। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे किसी के इलाज के लिए बीजिंग ले जाया गया हो? लेकिन अगर ऐसा होता, तो दादी इतनी चिंतित क्यों होती कि उनकी पुरानी बीमारियां फिर से भड़क उठी? स्पष्टतः दादी की बीमारी इस बार अत्यधिक चिंता के कारण हुई। हाथ में बहुत कम जानकारी होने के कारण दाओहुआ इसका पता नहीं लगा सका और उसने पूरे दिल से दादी गू की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि दादी गू की बीमारी बार बार उभरती रही, भले ही दाओहुआ ने उसे आराम देने की कितनी भी कोशिश की, केवल आधे महीने के भीतर ही उसका वजन काफी कम हो गया। ग्रैनी गू को इतना कमजोर और दुर्बल देखकर दाओहुआ बेहद चिंतित हो गया। उसे डर था कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो दादी मास्टर के वापस आने तक रुक नहीं पाएंगी। मैनमैन, एक बार फिर हुइनिंग संप्रदाय में वापस जाओ, देशों को जियो येयान को एक संदेश भेजने को कहो, उसे बताओ कि दादी बीमार है और उसे मास्टर के साथ जल्दी वापस आने को कहो। वांग मैनमैन तुरंत निकल पड़े। कैजू और डोंगली ने यह देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। सच तो यह है कि उन्होंने उसी समय बीजिंग को सूचना भेज दी थी जब ग्रैनी गू बीमार पड़ी थी। आधा महीना हो गया था, बूढ़ा मालिक और छोटा राजकुमार वापस नहीं आए थे, अवश्य ही सम्राट की हालत बहुत गंभीर थी। इस बार वांग मैनमैन दाओहुआ के लिए हुइनिंग संप्रदाय की अपनी यात्रा से विस्फोटक समाचार लेकर आए।
8वें राजकुमार ने विद्रोह की साजिश रची। उस समय जब सम्राट पैतृक पूजा के लिए शाही मकबरे में गया था, उसने सम्राट के जीवन पर प्रयास करने के लिए हत्यारों को भेजा। दाओ हुआ के चेहरे पर सदमा दिखा और उसने तुरंत पूछा, क्या सम्राट ठीक है? और 8वें राजकुमार के बारे में क्या क्या उसे पकड़ लिया गया? वांग मैनमैन ने उत्तर दिया, 8वां राजकुमार बच गया और ऐसा लगता है जैसे सम्राट घायल हो गया था। जब वह विचार कर रही थी तो दाओ हुआ की भौहें सिकुड़ गईं। जियो यांग सम्राट को बचाने के लिए बीजिंग जाने के लिए मास्टर के साथ जल्दी में निकल गया होगा। यह महसूस करते हुए दाओ हुआ की नाराजगी गहरी हो गई। सम्राट को बचाने में निस्संदेह समय लगेगा, जिसका मतलब था कि मास्टर जल्दी वापस नहीं लौट सकेगा। जियाओगो। जब दाओ हुआ ग्रैनी गू को दवा खिला रही थी, उसने एक बार फिर से अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाहट सुनी। लेकिन इस बार वह अंततः स्पष्ट रूप से समझ गई। जियाओगो। मास्टर वू। क्या दादी मास्टर वू के बारे में चिंतित थी? खांसी खांसी। दादी गू को अचानक जोर जोर से खांसी होने लगी। दाओ हुआ ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई, जिससे उसे सांस लेने में मदद मिली। ओह! अचानक ग्रैनी गू ने खांसते हुए मुंह से ताजा खून पी लिया। काइजू ने यह देखा और उसके हाथ में मौजूद दवा का कटोरा बजने की आवाज के साथ फर्श पर गिर गया। दाओ हुआ भी ग्रैनी गू को खून की खांसी से चौंका गया। खून पहुंचते हुए उसने तुरंत झूठ बोल दिया, दादी, जियो यांग ने मुझे अभी एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मास्टर वू ठीक है और मास्टर और वो कुछ दिनों में वापस आ सकेंगे। दरअसल यह सुनकर ग्रैनी गू की धुंधली आंखें अचानक चमक उठी और उनकी सांस लेना मुश्किल हो गया। उसके सूखे हाथ दाओ हुआ से कसकर चिपक गए। सच में। ग्रैनी गू की आंखों में उत्सुकता और आशा देखकर दाओ हुआ ने जोर से निगल लिया और फिर सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। वास्तव में। जैसे ही वह बोल रही थी, उसने दादी को अपने कंधे पर आराम करने के लिए सहारा दिया। तुरंत वांग मैनमैन को उसके मुंह को कुल्ला करने के लिए कुछ साफ पानी लाने को कहा और फिर जल्दी से कुछ दवा चम्मच से उठाई और उसके होठों पर ले आई। दादी, मास्टर जल्द ही वापस आएंगे। आप उन्हें यह देखने नहीं दे सकती कि आप बीमार हैं, अन्यथा वह निश्चित रूप से फिर से चिंता करेंगे। चलो जल्दी से दवा पी लें। ग्रैनी गू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सिर हिलाया। दाओ हुआ द्वारा बोले गए झूठ को सुनने के बाद दादी गू की आत्माओं में बहुत सुधार हुआ। हालांकि हर रात उसे गंभीर खांसी के दौरे पड़ते थे और प्रत्येक दौरे के साथ उसकी खांसी में खून आता था। यह दृश्य दाओ हुआ के साथ साथ कैजू और डोंगली पर भी भारी पड़ा। लालटेन महोत्सव के बाद मैडम यान भी दाओ हुआ को दादी गू की देखभाल में मदद करने के लिए ताओ हुआ मंदिर आई थी। बड़ी बहन, आपको अपने मन को शांत करने की जरूरत है। गू मास्टर कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। यान के साथ उन्हें निश्चित रूप से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैडम यान ने बार बार कमजोर होती दादी गू को सांत्वना देते हुए दोहराया। हर बार दादी गू मुस्कुराती थी और सिर हिलाती थी, लेकिन उनकी भौहों पर चिंता कभी नहीं जाती थी। यह देखकर दाओ हुआ चिंता और असहायता से भर गया। वह पहले ही कई नुस्खे आजमा चुकी थी, लेकिन दादी गू की बीमारी में थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ था। मैडम यान ने कहा, यह दिल की बीमारी है, जब तक आपका मालिक वापस नहीं आता, वह चिंता करती रहेगी। यह सुनकर दाओ हुआ ने जियो यांग को एक और पत्र भेजने के लिए वांग मनमन को एक बार फिर निंगमैन प्रांत वापस भेज दिया। कैजू और डोंगली भी हर 3 से 5 दिन में गुप्त रूप से बीजिंग को पत्र भेजते थे। सभी की बड़ी प्रत्याशा के बीच दूसरे चंद्र माह के पहले दिन गू जियान और जियो यांग आखिरकार लौट आए। दीदी, मैं वापस आ गया हूँ। जैसे ही वह वापस लौटा, गू जियान दादी गू के बिस्तर के पास गया और अपनी बहन को, जो क्षीण दिख रही थी, देखकर उसे दर्द से अपना दिल दुखाने लगा। जब दादी गू ने गू जियान को देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसके आमतौर पर कमजोर हाथ बड़ी ताकत से उभरे। उन्होंने गू जियान को कसकर पकड़ लिया। जियाओगो, जियाओगो। गू जियान ने तुरंत उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, वह ठीक है, वह ठीक है। यह सुनकर दादी गू की भौहों के बीच 1 महीने से अधिक समय से जो चिंता बनी हुई थी वह दूर हो गई और सभी ने उसकी मुस्कुराहट को ईमानदारी से देखा। अगर वह ठीक है तो यह अच्छा है, यह अच्छा है। बोलते बोलते वह जोर जोर से खांसने लगी। यह देखकर गू जियान ने उसे सांस लेने में मदद करने के लिए उसकी पीठ थपथपाते हुए उसकी मदद करने के लिए जल्दबाजी की। पीएफएफटी। दादी गू के मुंह से चमकीला लाल खून निकला, जो गू जियान की आंखों पर जोर से लगा। अपने मालिक को देखते हुए, जो यह स्वीकार करने में असमर्थ लग रहा था कि क्या हो रहा था, दाओ हुआ ने तुरंत दादी गू को उससे अपने कब्जे में ले लिया और तेजी से कुछ एक्यूपॉइंट दबाकर उनकी खांसी को रोक दिया। दादी गू की सांसें आसान हो गईं और उनकी नजर किनारे खड़े जियो यांग पर पड़ी, जो सहज रूप से उसकी ओर बढ़ी।
यह देखकर जियो येयांग जल्दी से दादी गू का हाथ पकड़ने के लिए आगे आया और चिंता के साथ कहा, दादी, हम वापस आ गए हैं। दादी गू मुस्कुराई और सिर हिलाया, उनकी आंखें राहत से भर गईं। अच्छा। शायद इसलिए कि उसके दिल में जो चिंता थी वह दूर हो गई थी। दादी गू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और जल्द ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। दाओ हुआ ने सावधानी पूर्वक उसे लेटने में मदद की। इस बीच गू जियान शुरुआती झटके से उबर चुका था। जल्दी से दादी गू की स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ा और उसकी नाड़ी लेने के बाद उसका चेहरा सफेद हो गया और उसने बुदबुदाया, यह कैसे हो सकता है। दाओ हुआ ने आत्मग्लानि से भरे चेहरे के साथ कहा, मास्टर, दादी की अच्छी देखभाल न करना मेरी गलती है। गू जियान ने अपना सिर हिलाया, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर उसने पीड़ा से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली, हाथ हिलाया और कहा, तुम सब नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बहन के साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दाओ हुआ और जियो येयांग ने एक दूसरे पर नजर डाली और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। एक बार कमरे के बाहर दाओ हुआ ने जियो येयान को एक तरफ खींच लिया और पूछा, बीजिंग में इतने सारे इंपीरियल चिकित्सकों के साथ आपको मास्टर को क्यों बुलाना पड़ा। जियो येयांग ने उत्तर दिया, मेरा इरादा कभी नहीं था कि गू मास्टर बीजिंग जाए। यह इंपीरियल अंकल ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से गू मास्टर से बीजिंग में प्रवेश करने का अनुरोध किया था। दाओ हुआ आश्चर्यचकित रह गया, फिर आप मास्टर को बीजिंग क्यों लाए। जियो येयांग ने दाओ हुआ की ओर देखा, मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। दाओ हुआ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके जाते ही दादी बीमार पड़ गई और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैं उनकी हालत स्थिर नहीं कर सका। दाओ हुआ के चेहरे पर थकावट और तात्कालिकता देखकर जियो येयांग ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, अब जब गू मास्टर वापस आ गए हैं तो दादी ठीक हो जाएंगी। दाओ हुआ के चेहरे पर संदेह प्रकट हुआ, क्या दादी सचमुच ठीक होंगी। जियो येयांग ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, वह निश्चित रूप से होगी। दाओ हुआ ने आह भरी, पिछले 2 वर्षों में अपने गुरु का अनुसरण करने के कारण उसके चिकित्सा कौशल में वास्तव में सुधार हुआ था, लेकिन वह दादी गू की बीमारी के बारे में इतनी आशावादी नहीं थी। बाद में दाओ हुआ दवा तैयार करने के लिए चला गया, जबकि जियो येयांग ने डी फू को कैजू और डोंगली को आंगन के बाहर एक मंडप में बुलाया। जियो येयांग बिना किसी भाव के पत्थर की बेंच पर बैठ गया। जब उसने कैजू और डोंगली को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह चुप रहा, चुपचाप हिडन गार्ड के निष्कर्षों का इंतजार करता रहा। कैजू और डोंगली कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गए। पहले तो वे कुछ हद तक शांत थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिडन गार्ड को अपनी पहचान के निशान के साथ आते देखा, उनके दोनों के चेहरे के भाव काफी बदल गए। हिडन गार्ड्स में से एक ने बताया, मास्टर, हमें ये पिछवाड़े के फूलों के बगीचे में मिले। उनके कमरे असाधारण रूप से साफ हैं। हिडन गार्ड ने टोकन को पत्थर की मेज पर रख दिया और फिर चुपचाप वापस चला गया। जियो येयांग ने टोकनों पर नजर डाली और उसके शिष्य अनायास ही अनुबंधित हो गए, आप इंपीरियल अंकल के छिपे हुए रक्षक हैं। कैजू और डोंगली ने अपना सिर नीचे झुकाया, उनकी चुप्पी एक स्वीकारोक्ति के रूप में काम कर रही थी। जियो येयांग ने फिर पूछा, इंपीरियल अंकल ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। कैजू और डोंगली चुप रहे। जियो येयांग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसकी आवाज गहरी हो गई, क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्योंकि तुम मेरे शाही चाचा की सेवा करते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। डोंगली झिझका, फिर जियो येयांग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, छोटे राजकुमार, हम अपने गुरु द्वारा सौंपे गए कार्यों को बताने के बजाय मरना पसंद करेंगे। यदि आपको सच्चाई जाननी है तो आप स्वयं गुरु से पूछ सकते हैं। जियो येयांग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। इंपीरियल अंकल ने यहाँ अपने स्वयं के हिडन गार्ड भी भेजे, जिससे पता चला कि वह दादी गू और मास्टर गू को कितना महत्व देते थे। जब जियो येयांग ने हाल ही में इंपीरियल अंकल को जहर देने की घटना पर विचार किया, तो कैसे इंपीरियल अंकल ने इंपीरियल फिजिशियन पर अविश्वास किया, लेकिन मास्टर गू पर निर्विवाद भरोसा किया, उन्हें अचानक एक सहज आभास महसूस हुआ कि वह एक गहरे गोपनीय मामले पर ठोकर खा गए हैं। यह जानने के बाद कि इंपीरियल अंकल ने एक बार फिर ताओहुआ मंदिर का दौरा किया था, उन्होंने लोगों को दादी गू और मास्टर गू की जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका अतीत बहुत साफ था और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दादी गू के चेहरे पर जले के निशान और मास्टर गू के असाधारण चिकित्सा कौशल और मार्शल कौशल का मतलब था कि सभी खातों से दोनों सामान्य लोगों से बहुत दूर थे। किसी भी इतिहास का अभाव अपने आप में असामान्य था, इससे पुष्टि हुई कि किसी ने उनके अतीत को मिटा दिया है। अब ऐसा लग रहा था, यह इंपीरियल अंकल का ही काम रहा होगा।
दादी गू और मास्टर गू का उसके प्रति जो स्नेह था, शाही चाचा की चिंता के कारण दादी गू की पुनरावृत्ति। जियो येयान के दिमाग में एक के बाद एक दृश्य घूमते रहे, जिससे उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। दादी गू, मास्टर गू और शाही परिवार के बीच वास्तव में क्या संबंध था? 1 घंटे से अधिक समय तक सोने के बाद दादी गू जाग गई। अपने बिस्तर के पास अपने छोटे भाई का उदास चेहरा देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने सालों में तुमने मेरे लिए बहुत चिंता की है। अब से तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। वह अपने शरीर की स्थिति जानती थी, 1 महीने से अधिक की पीड़ा ने उसे थका दिया था। गू जियान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। दादी गू ने तुरंत उसे सांत्वना देते हुए कहा, रो मत, तुम बड़े आदमी हो। सावधान रहो, ऐसा न हो कि येयांग और दाओ हुआ तुम्हें देखकर हंसने लगे। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे 2 या 3 साल पहले इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। सौभाग्य से स्वर्ग की दया थी, जिसने हमें लड़की दाओ हुआ से मिलने की अनुमति दी। उसकी वजह से हमने येयान को देखा और हमने जियाओहू को देखा। मैं संतुष्ट हूँ। उसने सांस लेते हुए रुककर सांस ली। येयांग और दाओ हुआ, इन 2 बच्चों के अलावा मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जियाओजियू, हम येयांग पर भरोसा नहीं कर सकते। जियाओहू, वह सम्राट है, और सम्राट इस दुनिया में सबसे अप्रत्याशित और सबसे परिवर्तनशील व्यक्ति है। मैं शांति से नहीं रह सकता। गू जियान ने अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया, मैं उनकी रक्षा करूंगा। दादी गू ने अपना सिर हिलाया, उसका हाथ तकिए के चारों ओर खोजा। गू जियान जल्दी से उठ गया, दीदी आप क्या ढूंढ रही हैं? कुछ प्रयास के बाद दादी गू ने उत्तर दिया, जेड पेंडेंट। गू जियान ने चारों ओर खोजा और जल्द ही तकिए के नीचे से एक ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट पाया। दादी गू ने कहा, यह जियाओहू का निजी जेड पेंडेंट है। इसे ले लो और येयान को उसके विवाह प्रस्ताव में मदद करो। इतना कहने के बाद वह इतनी थक गई कि जोर जोर से सांस लेने लगी। गू जियान ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुरंत जाऊंगा और दाओ हुआ की दादी को ढूंढूंगा। दादी गू मुस्कुराई और जल्द ही फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आपने क्या कहा? आप येयान की ओर से दाओ हुआ को शादी का प्रस्ताव देने के लिए येयान के बुजुर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? गू जियान की ओर देखते ही लेडी यान चौंक गई। येयांग एक राजकुमार का बेटा था, दाओ हुआ का मालिक शादी के प्रस्ताव में कैसे शामिल हो सकता है? गू जियान ने लेडी यान के सामने ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट रखा। बहन येयान की सगी दादी है, उसके विवाह के मामलों पर उसका अधिकार है। यह सुनकर लेडी यान वहीं खड़ी रह गई, स्तब्ध होकर गू जियान को घूर रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। गू जियान ने उससे आग्रह नहीं किया बल्कि चुपचाप इंतजार किया। काफी देर के बाद लेडी यान अंततः अपने होश में वापस आई। मास्टर दाओ हुआ, आपने अभी क्या कहा? येयांग की बहन कौन है? गू जियान ने ड्रैगन के आकार के जेड पेंडेंट की ओर इशारा किया। स्वर्ग के नीचे केवल संप्रभु सर्वोच्च सम्मान के लिए ऊंचा ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट पहनने का हकदार है। आपको बहन की पहचान पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेडी यान ने ड्रैगन के आकार के जेड पेंडेंट को देखा और जोर से निगल लिया। यह खबर मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मुझे इसे स्वीकार करने के लिए एक क्षण दीजिए। वह अब ग्रामीण इलाकों की एक साधारण बुजुर्ग महिला नहीं थी। कई वर्षों तक अपने बेटे के साथ रहते हुए उसने बहुत कुछ सीखा था। गू जियान ने उसे जो बताया उसके गंभीर निहितार्थ को वह समझ गई थी। यदि बहन येयान की सगी दादी थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह सम्राट की मां है? और उनकी जानकारी के अनुसार शाही परिवार ने बाहरी दुनिया को घोषित कर दिया था कि महारानी डोवेगर जियांग सम्राट की मां थी। लेडी यान का दिल जोर से धड़क उठा, वह इस रहस्योद्घाटन से डर गई थी। गू जियान एक पल के लिए चुप हो गया। लेडी यान की भावनाओं के शांत होने का इंतजार कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले, मुझे पता है कि आपके पास अभी कई सवाल हैं, लेकिन ऐसे मामले हैं जो शाही परिवार के रहस्यों से संबंधित हैं, जिन्हें मुझे आपके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लेडी यान शाही परिवार के बहुत से मामलों को जानना नहीं चाहती थी और तुरंत कहा, मैं समझती हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गू जियान ने लेडी यान की ओर देखा। बहन का स्वास्थ्य वास्तव में कई साल पहले गिरना शुरू हो गया था, और इस साल की शुरुआत में वो लगभग नहीं आ पाई थी। अगर दाओ हुआ और येयांग ने लिंगजी और मिलेनियम पॉलीगोनम को नहीं खोजा होता, जिससे मुश्किल से उसकी जान बच पाती। लेकिन 8वें राजकुमार द्वारा हाल ही में किए गए विद्रोह के दौरान सम्राट घायल हो गया था, और इस सदमे के कारण बहन की पुरानी बीमारियां भड़क उठी, जिससे अब उसे दवा या डॉक्टरों की मदद नहीं मिल सकी। पिछले 2 वर्षों में बहन की सबसे बड़ी खुशी दाओ हुआ और येयांग को एक साथ अपने जीवन का आनंद लेते देखना रही है। अब जब उसे महसूस होता है कि उसके दिन गिने चुने रह गए हैं, तो उसे सबसे ज्यादा चिंता इन 2 बच्चों की है।
ऐसा बोलते हुए उसने लेडी यान की ओर देखा। बूढ़ी औरत, आपने ये यान को बड़ा होते देखा है। उसका चरित्र और रूप निश्चित रूप से दाओहुआ के योग्य है। लेडी यान ने जल्दी से कहा, बेशक ये यांग वास्तव में एक अच्छा बच्चा है और हमारा पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत प्रतिष्ठित है, मैन उसकी बराबरी नहीं कर सकता। गु जियान ने प्रतिवाद किया, दाओहुआ मेरी शिष्या है, वह यांग के लिए एक योग्य जीवन साथी है। जब तक आप बच्चों की शादी के लिए अपनी सहमति देते हैं, मैं आपसे यहाँ वादा करता हूँ कि मैं बाद में सम्राट से उनकी शादी के लिए एक शाही आदेश प्राप्त करूंगा। अपनी पोती के भविष्य के बारे में निर्णय का सामना करते हुए लेडी यान अनिश्चित थी, लेकिन गु जियान ने अपनी पहचान बता दी थी और लेडी यान ने प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार करने का साहस नहीं किया, जिससे वह वहीं अटक गई जहां वह खड़ी थी। खांसी खांसी, तभी घर के अंदर से एल्डर गु को तेज खांसी का दौरा आने की आवाज आई। यह सुनकर गु जियान तुरंत मुड़ा और घर में प्रवेश कर गया। लेडी यान ने मुख्य हॉल में ड्रैगन के आकार के जेड पेंडेंट को छोड़ने की हिम्मत न करते हुए जल्दबाजी की, इसलिए वह इसे अपने साथ ले गई। बहन, एल्डर गु को फिर से खांसी के साथ खून आ रहा था और इस बार गु जियान उसकी सांस लेने में मदद करने के लिए दौड़ा। कुछ समय लेने के बाद आखिरकार उसे खांसी रोकने में मदद मिली। सांस लेने के लिए गु जियान के कंधे पर झुकते हुए एल्डर गु ने लेडी यान के हाथ में ड्रैगन के आकार के जेड पेंडेंट को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहन, क्या आप बच्चों की शादी के लिए सहमत हैं? मुरझाए एल्डर गु को देखते हुए लेडी यान ने खुद को इनकार का एक शब्द भी बोलने में असमर्थ पाया। एल्डर गु ने उसकी चुप्पी को सहमति के रूप में लिया और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। तभी दाओहुआ और जियो येयांग शोर सुनकर जल्दी से वहां पहुंचे। दादी, उन दोनों को देखकर ग्रैनी गु की आंखें चमक उठी और उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। मास्टर दाओहुआ तेजी से आगे बढ़े और दादी गु का हाथ पकड़ लिया। दादी, ठीक से आराम करो। पहाड़ पर आड़ू के फूल खिलने वाले हैं। एक बार जब आप बेहतर हो जाएंगे तो जियो येयांग और मैं आपको उन्हें देखने के लिए ले जाएंगे। दादी गु मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर जियो येयांग की ओर देखा। जब जियो येयांग ने यह देखा तो वह भी वहां चला गया। जैसे ही वह पास आया, गु जियान बोला, तुम आओ और अपनी बहन का समर्थन करो। जियो येयांग ने गु जियान की ओर देखा, कुछ नहीं कहा और बिस्तर के सिर पर बैठ गया, जिससे दादी गु उसके कंधे पर झुक गई। दादी गु ने धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया और जब जियो येयांग ने हाथ बढ़ाया तो उसने उसका हाथ खींचकर मास्टर दाओहुआ के ऊपर रख दिया। इस साधारण कार्य ने ग्रैनी गु को इतना थका दिया कि वह हौंफने लगी। मास्टर दाओहुआ ने जल्दी से उसे सांस लेने में मदद की और दादी गु की सांसें आसान होने के बाद उसने जियो येयांग की ओर देखा। येयांग, क्या तुम मुझे दादी कह सकती हो? इन शब्दों को सुनकर जियो येयांग और मास्टर दाओहुआ दोनों स्पष्ट रूप से चौंक गए। ग्रैनी गु की आशा से भरी आंखों में देखते हुए जियो येयांग का दिल अचानक साफ हो गया और उसके मन में मौजूद संदेहों को उस पल में जवाब मिल गया। प्रिंस जियांग परिवार के करीबी क्यों नहीं थे? क्यों? जब उसने पहली बार ग्रैनी गु को देखा, भले ही उसका चेहरा खराब था, तो क्या उसे एक अस्पष्ट रिश्तेदारी का एहसास हुआ? ग्रैनी गु और ग्रैंड मास्टर गु उसके लिए इतने अच्छे क्यों थे? राजकुमार ने कैजू और डोंगली को यहाँ क्यों भेजा था और वह स्वयं बार बार ताओहुआ मंदिर क्यों आया था? दादी, जियो येयांग ने कांपती आवाज में यह शब्द कहा। मास्टर दाओहुआ ने देखा कि जैसे ही जियो येयांग ने दादी कहा, दादी गु की आंखें एक अतुलनीय चमक से चमक उठी, जिससे मास्टर दाओहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। दादी गु के पूरे चेहरे पर और उसकी आंखों में एक मुस्कान थी और उसने जियो येयांग और मास्टर दाओहुआ के हाथों को कसकर पकड़ लिया था। अच्छे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वैवाहिक मामलों की व्यवस्था करूंगी। जियो येयांग और मास्टर दाओहुआ को फिर से झटका लगा, दोनों एक ही समय में एक दूसरे को देख रहे थे। दादी गु ने गु जियान और श्रीमती यान की ओर देखा, मैं अब किसी काम की नहीं हूं। कृपया मेरे लिए इन बच्चों की शादी पर परेशानी उठाएं। घर के बाहर डेफू, वांग मनमन, कैजू और डोंगली सभी ने दादी गु की बातें पकड़ ली। वांग मैनमैन पूरी तरह से भ्रमित थे, लेकिन डेफू, कैजू और डोंगली सब कुछ समझ गए। वांग मैनमैन, कैजू और डोंगली को आंगन से बाहर निकलने का इशारा करने से पहले डेफू एक पल के लिए चुप हो गया। वांग मैनमैन ने हैरानी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? डेफू, क्या तुमने नहीं सुना? बुढ़िया मास्टर और मिस यान की शादी देखने का इंतजार कर रही है। हमें जल्दी से तैयारी शुरू करने की जरूरत है। वांग मैनमैन ने कहा, क्या बुढ़िया का यही मतलब था? डेफू ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, बेशक उसका यही मतलब था। फिर कैजू और डोंगली की ओर देखते हुए, आप दोनों सहमत हैं, है ना?
कैजू और डोंगली ने एक दूसरे पर नजर डाली और सोचा कि प्राचीन काल से दुर्भाग्य को खुशी की घटनाओं से दूर करने की प्रथा रही है। शायद लिटिल प्रिंस और मिस यान की शादी देखकर बुढ़िया को खुशी महसूस होगी और उसकी बीमारी में सुधार हो सकता है। तो उन दोनों ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर डेफू ने तुरंत वांग मनमन की ओर रुख किया। देखो, सभी ने इसे सुना। जल्दी करो। हालांकि हम पर समय की कमी है, लेकिन मास्टर और मिस यान की शादी में उनकी जरूरत की हर चीज होनी चाहिए। हम उन्हें अपमानित महसूस नहीं होने दे सकते। उन तीनों को तेजी से आंगन से बाहर निकलते देख वांग मैनमैन ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। क्या बुढ़िया का यही मतलब था? लेकिन उसने फिर भी उनका पीछा करने में जल्दबाजी की। कुछ देर तक बड़े प्रयास से बोलने के बाद ग्रैनी गू फिर से गहरी नींद में सो गई। गू जियान कमरे में उसकी निगरानी करने के लिए रुका रहा जबकि बाकी लोग चले गए। दाव हुआ कि भौहें सख्त हो गईं। उसका मन अभी भी दादी गू के हाल के शब्दों पर विचार कर रहा था। जियो येयान का अपनी दादी को बुलाना कुछ ऐसी बात थी जिसे दाव हुआ समझ सकता था। आखिरकार पिछले 2 वर्षों में दादी ने जियो येयान को हमेशा अपने पोते के रूप में माना था और उसकी बीमारी के समय में दादी का पुकारना अनुचित नहीं था। लेकिन उसके और जियो येयान के बीच शादी की व्यवस्था करना, यह काफी बेतुका था। दादी को जियो येयान की पहचान पता थी। वह राजकुमार का बेटा था। वह उसके वैवाहिक मामलों पर निर्णय कैसे ले सकती थी? जब दाओहुआ ने जियो येयान की ओर देखा तो उसने देखा कि वह कुछ हद तक अचंभित था। उसकी आंखें सदमे, घबराहट और गहरी करुणा से भरी थी। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, बुजुर्ग महिला यान ने उसे एक कमरे में खींच लिया। दादी, क्या बात है? अपनी दादी का चिंतित चेहरा देखकर दाओहुआ दंग रह गई। बुजुर्ग महिला यान ने दाओहुआ की ओर देखा। लड़की, अपनी दादी को बताओ, तुम येयान के बारे में क्या सोचती हो? दाओहुआ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसकी आंखें घूम गईं, यह जानकर कि उसकी दादी पूछ रही थी कि क्या वह ग्रैनी गू द्वारा तय की गई शादी की व्यवस्था से सहमत है। एक पल की चुप्पी के बाद उसने सिर हिलाया। जियो येयान काफी अच्छा है। उसकी बातें सुनकर एल्डर लेडी यान ने तुरंत राहत की सांस ली। चूंकि गू जियान ने अपनी पहचान बताई थी और उसकी बहन ने संकट के क्षण में अपनी पोती और येयान के बीच शादी की व्यवस्था की थी, यान परिवार संभवतः मना नहीं कर सका। शुक्र है, येयांग एक अच्छा इंसान था और पोती खुद भी इच्छुक थी। बुजुर्ग महिला यान ने ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट निकाला जो गू जियान ने उसे दिया था। यह आपके गुरु की ओर से है। उन्होंने कहा था कि सिस्टर गू येयान की शादी के बारे में फैसला कर सकती है। यह सगाई का प्रतीक है। दाओहुआ ने जेड पेंडेंट को आश्चर्य से देखा। ड्रैगन, यह कुछ ऐसा था जिसका उपयोग केवल सम्राट ही कर सकता था। यह देखकर कि पोती ने ड्रैगन के आकार के जेड पेंडेंट के महत्व को समझा, बुजुर्ग महिला यान ने आह भरी और ध्यान से जेड पेंडेंट को हटा दिया। लड़की, ये यान के साथ आपकी शादी तय हो गई है। इसके साथ ही उसके चेहरे पर उसकी चिंता झलकने लगी। ये यांग अच्छा है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। आप सीधे हैं और बाधाओं को नापसंद करते हैं और शाही परिवार के कई नियम हैं। यदि इसमें शादी करने के बाद आपको धमकाया जाता है, तो हमारा परिवार आपकी मदद नहीं कर पाएगा। दाओहुआ अभी भी अपने विचारों में डूबी हुई थी और उसने स्पष्ट रूप से नहीं सुना कि एल्डर लेडी यान ने क्या कहा था। उसे पहले अपने मालिक और दादी की पहचान पर संदेह था, लेकिन उसके मालिक ने उसके संदेह को दूर कर दिया था और उसके बाद उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वे शाही परिवार से संबंधित थे। कुछ देर सोचने के बाद दाओहुआ ने एल्डर लेडी यान से माफी मांगी और जियो येयान को खोजने के लिए निकल पड़ी। जियो येयान का मन भी इस समय उथल पुथल में था। जब दाओहुआ उसे ढूंढने आया तो वह मंडप में बैठा सोच में खोया हुआ था। दाओहुआ को देखकर उसके बोलने से पहले जियो येयांग ने पहल की, मुझे भी अभी पता चला। मैं खुद विशिष्टताओं के बारे में स्पष्ट नहीं हूँ। यह सुनकर दाओहुआ का अनुमान सही हो गया। तो दादी आपकी असली दादी है? तो क्या वह सम्राट की नहीं है? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ खाली थी। मैं केवल इतना जानता हूं कि सम्राट के चाचा का जियांग परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं है और वह सम्माननीय है, लेकिन महारानी डोवेगर के साथ घनिष्ठ नहीं है। शाही परिवार हमेशा भावनात्मक रूप से अलग रहा है। मैंने इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा है, न ही मैंने कभी कोई अफवाहें सुनी है। दाओहुआ चुप हो गया। शाही परिवार के मामले बहुत जटिल थे। दोनों कुछ देर मंडप में बैठे रहे और जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया, वे ताओहुआ मंदिर लौट आए। रात्रिभोज के दौरान चूंकि गू जियान दादी गू के बारे में चिंतित था और दाओहुआ और जियो येयांग दोनों एल्डर लेडी यान के साथ अचानक दादी गू और गू जियान की पहचान के बारे में जान गए थे, वे कुछ हद तक विचलित हो गए और जल्दी से अपना भोजन समाप्त कर लिया।
उस रात दाओहुआ और जियो येयांग ने ग्रैनी गू पर नजर रखने के लिए जागने का इरादा किया, लेकिन गू जियान ने इनकार कर दिया और खुद निगरानी रखने पर जोर दिया। बहस करने में असमर्थ वे दोनों अपने कमरे में लौट आए। अगले दिन जब दाओहुआ उठी और बाहर निकली तो वह दरवाजे पर दंग रह गई। छतों के नीचे लटके लाल रेशम और दरवाजों और खिड़कियों पर लगे बड़े लाल खुशी अक्षरों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दाओहुआ ने सोचा कि वह अभी तक पूरी तरह से जाग नहीं पाई है और उसने तुरंत अपनी आंखें मलते हुए अपना सिर हिलाया। दोबारा देखने पर उसका दृश्य अभी भी जश्न की लालिमा के समुद्र से भरा हुआ था। क्या हो रहा था? वह कमरे से बाहर निकली और जब मुख्य हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि यह पूरी तरह से एक विवाह स्थल में तब्दील हो चुका था। जियो येयांग भी उठ गया था और अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल दाओहुआ की तरह थी। दोनों गलियारे के नीचे खड़े थे, परस्पर आश्चर्य से आंखें मिला रहे थे। क्या यह महज सगाई नहीं थी? लेकिन उनके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि उन्हें सीधे विवाह समारोह को आगे बढ़ाना था। मास्टर, मिस यान आप जाग रही हैं। डोंगली और डेफू दोनों शादी का सामान लेकर बाहर से अंदर आए, और दाओहुआ और जियो येयान को देखकर उन्होंने तुरंत खुशी से कहा, यह बहुत अच्छा है, हम अब दुल्हन के कमरे की व्यवस्था शुरू कर सकते हैं। दाओहुआ ने अपने आश्चर्य से उबरते हुए उन दोनों की ओर देखा, तुम्हें इसे स्थापित करने के लिए किसने कहा था? डेफू ने कहा, बूढ़ी औरत ने कल इसका ऑर्डर दिया था। दाओहुआ ने घूरकर कहा, मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता। यह कहते हुए वह जियो येयांग की ओर मुड़ी, क्या आप जानते हैं? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया। यह देखकर दाओहुआ तुरंत मुड़ा और दादी गू के कमरे की ओर चला गया। जियो येयांग तेजी से उसके पीछे चल रहा था। डोंगली और डेफू ने एक दूसरे की ओर देखा और दुल्हन कक्ष को व्यवस्थित करने के लिए अपना सामान कमरे में ले गए। कमरे में दादी गू पहले से ही जाग रही थी और जब दाओहुआ और जियो येयांग अंदर आए तो गू जियान उसे दवा खिला रहा था। यह देखकर उनमें उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। दवा खत्म होने के बाद दाओहुआ ने पूछा, दादी क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? दादी गू मुस्कुराई और सिर हिलाया, मैं आज काफी बेहतर हूँ, मैं पूरी तरह से मजबूत महसूस कर रही हूँ। गू जियान ने उन दोनों की ओर देखा, आप इतनी जल्दी आ गए, क्या आपको कुछ चाहिए? दादी गू दवा से थककर बिस्तर पर वापस लेट गईं और उन्हें भी देख रही थी। दाओहुआ शादी के हॉल के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंचते पहुंचते बोलना मुश्किल हो गया। जाहिर है, मालिक को आंगन और घर की व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। अब जब उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो ये साफ है कि उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा और मुस्कुराया, कोई चिंता नहीं, हम सिर्फ दादी को सम्मान देने आए हैं। सच कहूं तो शादी का मंडप देखते ही उसे खुशी हुई। चूंकि दादी उसकी और दाओहुआ की शादी की अध्यक्षता कर रही थी, यहां तक कि सम्राट अंकल भी बाद में इसे बदल नहीं पाएंगे। इसके अलावा वह जानता था कि दादी शायद वास्तव में उसकी और दाओहुआ की शादी होते देखना चाहती थी। दादी गू के चेहरे पर मुस्कान तुरंत बढ़ गई, मैं ठीक हूँ, जियाओजियान मेरे साथ यहाँ है, आगे बढ़ें और अपने मामलों पर ध्यान दें। गू जियान ने तुरंत उन्हें दूर भगाया, अगर और कुछ नहीं है तो आपको चले जाना चाहिए, मेरी बहन को आराम करने की जरूरत है। यह सुनकर जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा, उसका हाथ पकड़ा और वे कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही दोनों चले गए, गू जियान ने राहत की सांस ली। इस बार यह उसका स्वार्थ था। दरअसल उन्होंने कभी भी दोनों बच्चों की तुरंत शादी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब उन्होंने डेफू और अन्य लोगों को व्यवस्था करते देखा तो उन्हें अचानक लालच महसूस हुआ। वह जानता था कि यह उसके शिष्य के साथ अन्याय था, लेकिन उसकी बहन ने कठिनाइयों का जीवन जिया था। उनके बेटे की शादी उनकी उपस्थिति के बिना हुई थी, और अब संकट की इस घड़ी में अगर वह अपने पोते की शादी देख पाती तो शायद उसका पछतावा कम हो जाता। एक बार बाहर, दाओहुआ ने डेफू और डोंगली को जियो येयान के कमरे की व्यवस्था करते देखा और जल्दी से देखने के लिए वहां गया। बिस्तर पर लाल खजूर, लोंगन और मूंगफली छिड़कनी चाहिए, और ड्रैगन और फीनिक्स मोमबत्तियां, इन्हें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यह देखकर दाओहुआ घबरा गई और उसने तुरंत खुद को दूर कर लिया। जियो येयांग ने पकड़ लिया और दाओहुआ की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया, आप खुश नहीं हैं? दाओहुआ ने कुछ परेशान महसूस करते हुए जियो येयांग की ओर देखा, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत अचानक है? जियो येयांग को भी लगा कि यह अचानक था, लेकिन वह काफी इच्छुक था, मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। दाओहुआ ने उत्तर दिया, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। यह कहते हुए उसने जियो येयांग की ओर देखा, और मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। जियो येयांग के चेहरे पर तत्परता दिखी, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते?
दाओ हुआ ने जियो येयान की ओर देखा, एक बार जब आप मुझसे शादी कर लेते हैं, तो आप अन्य लड़कियों या महिलाओं के साथ संबंध नहीं रख सकते। क्या आपने इस बिंदु पर सोचा है? जियो येयांग ने दाओ हुआ का हाथ थाम लिया, मुझे पता है कि आप जो चाहते हैं वो सिर्फ एक साथी के साथ जीवन भर की प्रतिबद्धता है, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दाओ हुआ के सिर को चुपचाप झुका हुआ देखकर उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और शपथ ली। ऊपर के स्वर्ग से, अगर मैं, जियो येयांग, इस जीवन में कभी यान यही को धोखा देता हूं, तो क्या मुझ पर बिजली गिर जाएगी और मेरा भयानक अंत हो जाएगा। जियो येयान की आंखों में गंभीर भाव देखकर दाओ हुआ का परेशान दिल धीरे धीरे शांत हो गया। जीवन काल बहुत लंबा है, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन इस क्षण में वह जियो येयान की ईमानदारी पर विश्वास करने को तैयार थी। दादी यान भी लाल रेशम की प्रचुरता से चकित थी, और इससे पहले कि वह पूछ पाती, गु जियान पहले ही अपनी पहल पर उससे संपर्क कर चुका था। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने क्या चर्चा की। जब तक वांग मैनमैन और काइजू दाओ हुआ के लिए शादी की पोशाक पहनने के लिए आए, दादी यान ने कुछ नहीं कहा। मिस, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आपको बाहर से खरीदी गई शादी की पोशाक से काम चलाना होगा। लाल गाउन पहने हुए खुद को आईने में देखकर दाओ हुआ थोड़ा चकित महसूस कर रही थी। क्या वह सचमुच ऐसे ही शादी कर रही है? क्या यह बहुत जल्दबाजी नहीं है? उसी समय दादी यान अंदर आई। आप सभी पीछे हटें, मैं दाओ हुआ के बालों में कंघी करूंगी। एक बार जब वांग मैनमैन और कैजू कमरे से बाहर चले गए, तो दादी यान ने कंघी उठाई और अपनी पोती के बालों में कंघी करना शुरू कर दिया और कहा, आपके गुरु ने कहा था आज की शादी केवल सिस्टर गु की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए है। बाद में येयांग सम्राट से शादी की डिक्री देने के लिए कहेगी। यह सुनकर दाओ हुआ ने राहत की सांस ली। तो आज का विवाह समारोह सिर्फ दादी को देखने के लिए है, और हम वास्तव में शादी नहीं कर रहे हैं, है ना? वह अभी 15 वर्ष की भी नहीं हुई थी। हालांकि वह जियो येयान को काफी पसंद करती थी, लेकिन वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। दादी यान ने कहा, एक बार जब आप पैतृक हॉल में सम्मान दे देते हैं, तो यह वास्तव में एक शादी है, सिर्फ एक निजी शादी। जैसे ही वह बोली, उसके चेहरे पर कुछ चिंता झलक रही थी। उन्होंने अपने बेटे और बहू से इस बारे में चर्चा किए बिना ही अपनी पोती की शादी कर दी थी, जिससे वह काफी असहज महसूस कर रही थी। यदि गु जियान ने यह नहीं कहा होता कि सिस्टर गु को वर्तमान में बाहरी लोगों से नहीं मिलना चाहिए, तो वह अपने बेटे और बहू को आने के लिए भेजने का विरोध करने में असमर्थ होती। शाम तक शादी की सारी तैयारियां हो गईं। गु जियान ने बूढ़ी मैडम गु को कमरे से बाहर हॉल के दाईं ओर मुख्य सीट लेने में मदद की, जबकि बाईं ओर दादी यान के लिए आरक्षित थी। एक बार जब तीनों बैठ गए, तो उन्होंने देखा कि जियो येयांग दाओ हुआ का नेतृत्व कर रही थी। उसका सिर दुल्हन के घूंघट से ढका हुआ था और वह धीरे धीरे अंदर आ रही थी। युवा जोड़े को देखकर बूढ़ी मैडम गु जियान और दादी यान के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जल्द ही जियो येयांग ने दाओ हुआ को 3 बुजुर्गों के सामने खड़ा किया। जियो येयांग थोड़ा घबराया हुआ था। अपनी मुस्कुराती हुई दादी को देखकर उसका हृदय गर्म और द्रवित दोनों हो गया। यह उसकी दादी थी, उसकी अपनी दादी। बीमारी में भी वह उसकी खुशियां पूरी करना नहीं भूली थी। गु जियान ने डी फू की ओर देखा। शुरू करें। डी फू तुरंत मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, अपना गला साफ किया और कहा, दूल्हा और दुल्हन अपना सम्मान देंगे। यह सुनकर दाओ हुआ और जियो येयांग दोनों तनाव में आ गए और जल्दी से अपना उत्साह इकट्ठा किया। जो आने वाला था उसके लिए तैयार हो गए। पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करो। उच्च हॉल को दूसरा प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। 3 घुटनों और 9 धनुषों के बाद दाओ हुआ ने चुपचाप राहत की सांस ली और सोचा कि यह अंततः खत्म हो गया है। भले ही आज के विवाह समारोह को सरल बनाया गया था, दादी यान की वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इस पर प्रतिबंध ने उन्हें बेहद थका दिया था। दुल्हन को दुल्हन कक्ष में ले जाओ। जैसे ही शब्द बोले गए, जियो येयांग ने लाल रेशमी रिबन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और दाओ हुआ पर नजर डाली, जो दूसरे छोर पर था। उसकी खुशी बढ़ती जा रही थी। इस क्षण से दाओ हुआ उसकी असली पत्नी होगी। जियो येयांग दाओ हुआ को आंतरिक कक्ष में ले गया और उसे शादी के बिस्तर पर अपने बगल में बैठाया। गु जियान और दादी यान ने बूढ़ी मैडम गु का समर्थन किया, क्योंकि वे उनके पीछे पीछे अंदर आ रहे थे। मूर्ख लड़के, तुम क्या कर रहे हो? अब घूंघट उठाओ। जियो येयांग को बिना सोचे समझे बैठे देखकर पता नहीं क्या किया जाए, बूढ़ी मैडम गु उससे आग्रह करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। डी फू ने तुरंत जियो येयांग को खुशी का पैमाना सौंप दिया। जियो येयांग ने अपने पैरों पर अपने हाथ पोंछे और फिर खुशी का पैमाना उठाया, सावधानी से अपने बगल में दाओ हुआ पर नजर डाली और फिर घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया।
पर्दा धीरे धीरे उठाया गया, धीरे धीरे एक उत्कृष्ट और सुरुचिपूर्ण चेहरा प्रकट हुआ। ताजा लीची जैसे गाल, हंस की चर्बी जैसी मुलायम नाक, लालसा से भरी आंखें, फूल जैसा नाजुक मुंह, जियो येयांग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। यह देखकर तीनों बुजुर्ग हंसने से खुद को नहीं रोक सके। अहम तीव्र दृष्टि से शर्मिंदा महसूस करते हुए दाओहुआ ने चुपचाप जियो येयांग की जांघ पर चुटकी काट ली। जियो येयांग ने दर्द से कराहते हुए तुरंत दाओहुआ का शरारती हाथ पकड़ लिया। ग्रैनी गू और दो अन्य लोगों को उन्हें चिढ़ाने वाली निगाहों से देखते हुए देखकर उनकी अभिव्यक्ति कुछ शर्मिंदा हो गई और उन्होंने एक अजीब सी मुस्कान दी। गू जियान ने दादी गू की थकी हुई अभिव्यक्ति देखी और कहा, चलो बाहर चलते हैं। दादी गू ने सिर हिलाया और गू जियान और बूढ़ी महिला यान के साथ वे कमरे से बाहर चले गए। डी फू और वांग मैनमैन ने भी चतुराई से उनका अनुसरण किया। एक बार जब कमरे में केवल दाओहुआ और जियो येयांग रह गए तो दोनों ने राहत की सांस ली। दाओहुआ ने सिर ढक लिया और पंखा झलने लगी। अभी फरवरी ही थी, लेकिन तमाम हलचल भरी गतिविधियों के बाद उसे पसीना आने लगा था। कुछ देर तक पंखा झलने के बाद जब उसे कमरा थोड़ा शांत लगा तो उसने चारों ओर देखा और जियो येयांग को मूर्खतापूर्ण ढंग से उसकी ओर देखते हुए देखा। यह सोचते हुए कि वे अब शादीशुदा हैं, दाओहुआ के गाल लाल हो गए और उसने जियो येयांग को घूरकर देखा, तुम क्या देख रहे हो? जियो येयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आप सचमुच बहुत सुंदर लग रही हैं। बाहर से खरीदी गई शादी की पोशाक में साधारण पैटर्न और कढ़ाई थी, फिर भी दाओहुआ द्वारा पहनी गई इसने उसे और भी नाजुक और आकर्षक बना दिया। दाओहुआ के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और उसने गुनगुनाया, चापलूसी। जियो येयांग ने मेज पर रखी वेडिंग कप वाइन पर नजर डाली, जल्दी से खड़ा हुआ, 2 कप डाले और उन्हें वापस बिस्तर पर ले आया। हमें अब वेडिंग कप वाइन पीनी चाहिए। दाओहुआ ने जियो येयांग पर नजर डाली और उससे 1 कप ले लिया। उनकी भुजाएं एक दूसरे के करीब आ गईं, जिससे वे करीब आ गए, लगभग आमने सामने। जियो येयांग की गर्म सांसों को महसूस करते हुए दाओहुआ का सिर घूम गया और उसने जल्दी से कप को अपने होठों के पास ले आई। दूसरी ओर दाओहुआ के करीब उसकी हल्की गंध को महसूस करते हुए जियो येयांग के एडम का सेब हिल गया, फिर उसने अपना सिर पीछे फेंका और वेडिंग कप वाइन को नीचे गिरा दिया। खांसी खांसी, बहुत तेजी से शराब पीने के कारण दाओहुआ का दम घुटने लगा। जियो येयांग ने अपना कप नीचे रखा और जल्दी से उसकी पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर की खांसी के बाद दाओहुआ आखिरकार रुक गया। घुटन काफी गंभीर थी, उसके गाल और भी गुलाबी हो गए थे और उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। उस क्षण में लाल मोमबत्तियों से प्रकाशित दाओहुआ सामान्य से अधिक मनमोहक लग रहा था। यह शराब इतनी तेज क्यों है? मजबूत। मुझे लगता है कि यह ठीक है। यह पीच ब्लॉसम वाइन है जिसे हमने पिछले साल एक साथ बनाया था। जियो येयांग ने धीरे से कहा। जब उसने दाओहुआ के कोमल रसीले होंठों को देखा तो उसका शरीर अनायास ही करीब झुक गया। यह देखकर दाओहुआ पीछे की ओर झुक गई, लेकिन खुद को स्थिर नहीं कर पाने के कारण वह सीधे बिस्तर पर गिर गई। जियो येयांग ने दाओहुआ को अपनी बाहों से घेरते हुए उसका पीछा किया और फिर उसे चूमने के लिए नीचे झुका। दाओहुआ समय रहते चकमा नहीं दे सका और उसे सीधे चूम लिया गया। कोमल स्पर्श ने उन दोनों को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, फिर वे दोनों अनुभूति में डूब गए। जैसे ही उनकी सांसें भारी होने लगी, बाहर से खांसने की आवाज आई। आश्चर्यचकित होकर जियो येयांग ने गू जियान को अंदर आते हुए देखने के लिए अपना सिर उठाया। जब दाओहुआ ने गू जियान को अंदर आते देखा तो उसने तुरंत लाल चेहरे के साथ जियो येयांग को दूर धकेल दिया और उठकर बैठ गई। मास्टर। गू जियान ने सिर हिलाया और दाओहुआ से कहा, आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ। इससे पहले कि दाओहुआ प्रतिक्रिया दे पाता, जियो येयांग ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? यह उनकी शादी की रात होने वाली थी। गू जियान ने जियो येयांग की ओर उदासीनता से देखा और दाओहुआ को जाने के लिए इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के दाओहुआ जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। एक बार जब वह चली गई, गू जियान ने जियो येयांग से कहा, यदि आप दाओहुआ से शादी करना चाहते हैं तो आपको उचित सगाई उपहारों से गुजरना होगा और आधिकारिक शादी करनी होगी। आज सिर्फ अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए था और आपको लगता है कि आप बिना किसी तैयारी के उससे शादी कर सकते हैं। जियो येयांग ने तुरंत उत्तर दिया, मैं दाओहुआ को एक भव्य शादी दूंगा। गू जियान ने कहा, फिर विवाह समारोह संपन्न होने तक प्रतीक्षा करें। उन्होंने जियो येयांग को चेतावनी देते हुए कहा, तुम गड़बड़ करने की हिम्मत मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने दाओहुआ का फायदा उठाया है तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटता हूँ। इतना कहने के बाद उसने अब जियो येयांग की परवाह नहीं की और चला गया।
और जियो येयान को भव्य लाल बिस्तर पर अकेला बैठा हुआ ड्रैगन और फीनिक्स मोमबत्तियों को घूरते हुए छोड़ दिया।